हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब मिल जाएगा आपको डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जाकर के सब्सक्राइब कर लेना और एकदम याद से ना नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना, ठीक है। इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होता है, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो, चाहे कोई लाइव क्लास हो, चाहे कोई लाइव अपडेट हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पे क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड है सर? एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, आपको जाकर के आप चेकआउट करें, वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप जरा कहानी को शुरुआत देंगे। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका कंप्लीट चैप्टर रिविजन, प्यार से बोले तो वन शॉट रिविजन लेकर के आ गए हैं। इसमें कम समय के अंदर पूरे चैप्टर को कवर अप करने का भरसक प्रयास किया जाएगा, ठीक है। आया समझ? तो चले बिना समय लगाए स्टार्ट करते हैं पूरी कहानी को, आते हैं इसके बेसिक आइडिया के ऊपर, ठीक है। मैं तुम्हें एक बात पहले से ही क्लियर कर देता हूं। 1820 में एक बात समझ में आ गई थी जनता को कि अगर अपने पास कहीं पे करंट है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। 1820 के पहले जनता ये समझती थी कि करंट अलग कहानी, मैग्नेट अलग कहानी, दोनों में कोई रिलेशन नहीं, ठीक है। लेकिन उसके बाद समझ में आया कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। एक वायर है, उसमें करंट है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। अब ये क्या मैजिकल मोमेंट रहा होगा जब ये समझ में आया कि भाई मतलब मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ मैग्नेट के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। देयर इज समथिंग आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसका मतलब होता है कि करंट कैरिंग वायर भी अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड को देखने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ मैग्नेट की जरूरत नहीं है, आपका एक करंट कैरिंग वायर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इस पूरे फिनोमेना को कहा गया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या कहा गया था इसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जहां पे करंट कैरिंग वायर की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। अब उसके बाद एक सवाल आया कि जैसे करंट की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर लिया था, तो क्या ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से करंट को प्रोड्यूस किया जा सकता है? जैसे ये सवाल आया, सन्नाटा। सोचो क्या दमदार सवाल है ये, ठीक है भाई। करंट ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दी, करंट की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दी, ये ऑर्स्टेड ने बता भी दिया। और कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी ये बाइट-सावर्ट लॉ ने इवैल्यूएट भी कर दिया, ठीक है। तो करंट की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना, दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। करंट की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना, दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। अब मैटर ये आया था, एक सवाल ये आया था कि जितने आराम से करंट की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो क्या वैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से क्या आप करंट को इंड्यूस कर सकते हो? प्रोड्यूस मत बोलना। करंट को प्रोड्यूस करने के लिए वो पूरा तामझाम चाहिए होता है, पावर सोर्स चाहिए होता है, ठीक है। अगर बैटरी सेल वगैरह है तो वो, जनरेटर वगैरह है तो वो प्रोड्यूस करते हैं करंट, ठीक है। अगर आप बिना उसके कर रहे हो तो फिर इट इज इंड्यूस करंट बेसिकली, ठीक है। तो वैसे जनरेटर में भी इंड्यूस करंट ही होता है। तो अब जरा ध्यान दे, तो मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से अगर आप करंट को इंड्यूस कर पाओगे क्या, ये सवाल आया था। तो अब इसका आंसर ढूंढने के पीछे लग गए दो व्यक्ति, जिनमें से एक का नाम था माइकल फैराडे और एक थे हेनरी, ठीक है। तो माइकल फैराडे और हेनरी ने करे एक्सपेरिमेंट्स, और उन एक्सपेरिमेंट्स में ये बात हो गई प्रूव कि हाँ यार, मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से भी करंट को इंड्यूस किया जा सकता है। तो सवाल, तुम ये कहानी पकड़ पा रहे हो? तुम इसकी हिस्ट्री समझ पा रहे हो क्या? करंट है तो करंट की हेल्प से आ गई मैग्नेटिक फील्ड, 1820 में क्लियर हो चुका था। लेकिन अब सवाल आ गया कि भाई जैसे अपन करंट की हेल्प से माफ कीजिए, जैसे अपन करंट की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से करंट को भी इंड्यूस किया जा सकता है? तो इस पे पूरा सोल्यूशन निकाला किसने? हेनरी और फैराडे ने। उनके एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, मैंने एक्सपेरिमेंट्स पर भी डिटेल लेक्चर बना करके रखा हुआ था। तो वहां पे क्या चीज हमने देखी थी कि हाँ भाई, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे जहां पे समझ में आ रहा है कि यार मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से करंट डेवलप हो रहा है, ठीक है। अब किसी भी सर्किट में करंट है या नहीं है उसको चेक करने के लिए सर्किट को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें गैल्वेनोमीटर लगा होगा। अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो गया मतलब करंट है, अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है मतलब करंट नहीं है। इतनी आरामदायक बात है, ठीक है। अब मेरी बात सुनते हुए चलना, ठीक है।
तो मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से भी करंट को इंड्यूस कर लिया गया था और फिर इस ब्रांच को नाम दिया गया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसको नाम दिया गया था सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको नाम दिया गया था सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है। तो करंट की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से करंट को इंड्यूस करना, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। ठीक है, अब क्या होता है ना कि सबसे पहली चीज जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए दैट इज अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स। सबसे पहले आपको जिस चीज पर फोकस करना चाहिए ना, ये पूरी कहानी में आगे डीप डाइव करने से पहले, दैट इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है भाई, पहली बात तो ये है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज इवैल्यूएटेड फॉर अ गिवन एरिया। ठीक है, मैं तुमसे बोलूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है तो फिर तुम बोलना कि सवाल अधूरा है। क्यों? बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स किसी सरफेस से क्या है ये पूछना चाहिए। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इवैल्यूएटेड फॉर अ एरिया, फॉर एन एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स इज इवैल्यूएटेड फॉर एन एरिया। अब ये होता क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स? तो किसी भी गिवन सरफेस एरिया का, किसी भी गिवन सरफेस एरिया का जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो दरअसल ये होता है कि कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसको पेनिट्रेट करके जा रही है। क्या बोला मैंने? किसी भी गिवन सरफेस एरिया के लिए जो फ्लक्स होता है वो ये होता है कि कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिवन सरफेस एरिया को पेनिट्रेट करते हुए जा रही है। आई पूरी बात समझ में? तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ, भाई इसको लिख लेना अच्छे से, मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट पेनिट्रेट्स अ गिवन सरफेस एरिया, दैट पेनिट्रेट्स अ गिवन सरफेस एरिया, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट पेनिट्रेट्स द गिवन सरफेस एरिया। ठीक है, तो कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी गिवन एरिया को छेदते हुए पास कर रही है उसे कहा जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर दैट पर्टिकुलर सरफेस एरिया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट पासेस थ्रू अ गिवन सरफेस एरिया। तो फाई इज इक्वल्स टू बी ए, या फिर आप इसको बी ए कॉस थीटा कह सकते हो। ठीक है, थीटा क्या होता है सर? मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। थीटा क्या होता है सर? मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। और एरिया वेक्टर कैसे काम करता है? एरिया वेक्टर हमेशा गिवन सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होता है। आया समझ के नहीं आ गया? आया समझ के नहीं आ गया? सर बिल्कुल आ गया। तो उसको अपन लिख देते हैं कि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। किसी भी गिवन सरफेस एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा ना, दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स फ्रॉम द गिवन सरफेस एरिया। It is always perpendicularly outwards from the given surface area। मेरे ख्याल में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मैं मैग्नेटिक फ्लक्स के पीछे क्यों पड़ा हुआ था? बिकॉज, अब मेरी बात सुनना, मैग्नेटिक फील्ड करंट से प्रोड्यूस हो चुकी थी, दैट वाज ऑल गुड। ठीक है, अब सवाल था कि सर मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से करंट इंड्यूस होगा क्या? तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से करंट इंड्यूस हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था कि एक मैग्नेट यहां पे ला करके रख दिए और ये कॉइल था, बोल रहे हैं भाई करंट क्यों इंड्यूस नहीं हो रहा। अरे ऐसे करंट नहीं इंड्यूस हुआ था रे, इस मैग्नेट का ना जो मैग्नेटिक फील्ड था, तो मैग्नेटिक फील्ड जब पास हुआ इस कॉइल में से, तुम्हें कहीं तो करंट इंड्यूस करना पड़ेगा। तो अपन ने एक कॉइल बना दिया, क्लोज लूप है ना, तो करंट तो इंड्यूस हो जाएगा इसमें। अब ये मैग्नेट था, जब मैग्नेट ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी ना, जब मैग्नेटिक फ्लक्स इसके थ्रू पास हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जब इसके थ्रू पास हुई तो फ्लक्स बन गया। ठीक है, तो जब फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही थी ना, तब ईएमएफ इंड्यूस हुआ था। ये अल्टीमेट कंक्लूजन था। आई मेरी बात समझ में? देखो, मैग्नेटिक फील्ड से करंट इंड्यूस होगी, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, और उसी को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं कि कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड से, बेसिकली क्या होता है, फ्लक्स का मेन रोल होता है यहाँ पे। ठीक है, अगर किसी भी कॉइल में से जो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है, सुनना, किसी भी कॉइल में से जो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है, अगर इस अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है, अगर इस अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, तभी जाकर के उस कॉइल में जो है ना वो करंट इंड्यूस होता था, ईएमएफ इंड्यूस होता था, अदरवाइज कुछ भी इंड्यूस नहीं होता था। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया? ठीक है, इसी को तो बोलते हैं फैराडेज लॉ। ठीक है, अब मैं तेरे को बस एक बार दिखाता हूं, पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देख भाई, जब ये मैग्नेट रुका हुआ है, ठीक है, ये मैग्नेट जो है वो रुका हुआ मैग्नेट है, रेस्ट पर है ये मैग्नेट, ये रेस्टिंग मैग्नेट है, रेस्टिंग मैग्नेट। ठीक है, जब ये मैग्नेट रुका हुआ है, तो जैसे मान ले कि 100 की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना, 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना वो इस वाले कॉइल से पास हो रही है। ठीक है, तो ये जो 100 की मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो गई, तो 100
कांस्टेंट है ना भाई, क्या वो चेंज हो रहा है? नहीं सर। अगर ये मैग्नेट पास आएगा तो फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी जो इस कॉइल के साथ में लिंक होगा, ठीक है। अगर ये मैग्नेट दूर जाएगा तो फ्लक्स की वैल्यू कम हो जाएगी जो फ्लक्स इस कॉइल के साथ में लिंक्ड होगा। लेकिन ये मैग्नेट अभी सिर्फ रुका हुआ है, 100 का फ्लक्स इस कॉइल में से पास कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या फ्लक्स चेंज हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फ्लक्स भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्लक्स में आने वाला चेंज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, करंट को इंड्यूस करवाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो फ्लक्स भी नहीं है, वो फ्लक्स में आने वाला चेंज है। क्या है चीज? वो चीज फ्लक्स में आने वाला चेंज इंपॉर्टेंट है भाई। जब वो मैग्नेट वहां पे रखा हुआ है तो 100 का फ्लक्स तो पास कर रहा है, लेकिन क्या फ्लक्स से करंट आता है क्या? नहीं, मैंने तो कभी नहीं बोला कि फ्लक्स से करंट आता है, ठीक है। कहने को तो 100 का फ्लक्स पास कर रहा है, बट क्या उसमें करंट आया? नहीं आया सर। तो गैल्वेनोमीटर में क्या डिफ्लेक्शन है? कोई डिफ्लेक्शन नहीं है सर। क्यों होगा डिफ्लेक्शन? गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता ही तब है जब करंट हो। भाई साहब, EMI में सबसे इंपॉर्टेंट ये पर्सपेक्टिव क्रिएट करना है, अदरवाइज कुछ नहीं सीख पाओगे। आया समझ? तो मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से आप करंट तो इंड्यूस कर लोगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फ्लक्स। फ्लक्स भी नहीं, फ्लक्स में आने वाला चेंज। फ्लक्स भी नहीं है, फ्लक्स में आने वाला चेंज, ठीक है। जब ये मैग्नेट यहाँ पे रखा है, ये कॉइल यहाँ पे रखा हुआ है, रुका हुआ मैग्नेट है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा। तो मान ले कि 100 की मैग्नेटिक फील्ड लाइन ना इस कॉइल में से पास हो गई, ठीक है। तो इस कॉइल के रिस्पेक्ट में कितना हो गया? फ्लक्स 100 हो गया। लेकिन क्या फ्लक्स इंपॉर्टेंट है करंट को इंड्यूस करवाने के लिए? नहीं सर। अगर फ्लक्स, अकेला फ्लक्स इंपॉर्टेंट होता करंट को इंड्यूस करवाने के लिए, तो भाई कितने का फ्लक्स पास कर रहा है सर? 100 का फ्लक्स पास कर रहा है, तो 100 के फ्लक्स से यहाँ पे करंट इंड्यूस नहीं हो जाता सर? बिल्कुल हो जाता। लेकिन अगर फ्लक्स इंपॉर्टेंट होता तो ना, यहाँ फ्लक्स इंपॉर्टेंट ही नहीं है। फ्लक्स में अगर चेंज आएगा तो करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। यहाँ तो कांस्टेंट है ना फ्लक्स, तो कांस्टेंट फ्लक्स से कभी भी करंट इंड्यूस होता नहीं है, तो इसलिए करंट यहाँ पे 0 है। लेकिन जैसे मैं मैग्नेट को पास लेकर के आया ना, तो पता है क्या हो गया भाई? सुनते हुए चलना। पहले ना जब मैग्नेट यहाँ पे था तो यहाँ से 100 का फ्लक्स पास हुआ। जैसे मैं पास में इसको लेकर के आ रहा हूँ, धीरे 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 मैं इस मैग्नेट को ना इस कॉइल के पास लेकर के आ रहा हूँ, तो फ्लक्स की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है। 105, 110, 115, 120, 125, 140, ठीक है। तो कैसे हो रहा है? जैसे मैग्नेट पास आएगा तो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जो है वो लगातार बढ़ने लगेगी। तो अपन कहते हैं कि भाई साहब यहाँ पे जो है फ्लक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है। आया? यहां पर जो फ्लक्स है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो फ्लक्स इंक्रीजेस देयरफॉर चेंजेस, ठीक है। और अगर फ्लक्स चेंज होगा तो फिर करंट इंड्यूस होता है, EMF इंड्यूस होता है, और करंट इंड्यूस हुआ और गैल्वेनोमीटर में क्या आ गया? डिफ्लेक्शन, ठीक है। ये खूबसूरत सी बात आपके दिमाग में बैठी। तो मैंने क्या सिखाया तुमको कि अगर तुम्हें करंट को इंड्यूस करना है तो इसके लिए देयर शुड बी अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। देयर शुड बी अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो इन द प्रीवियस चैप्टर we have seen that moving charges produce magnetic field। सही बात है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। Now the question arises as to whether moving magnet produce electric current। जैसे मूविंग चार्ज ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दी, तो वैसे ही क्या मूविंग मैग्नेट करंट को प्रोड्यूस कर सकता है? ये क्वेश्चन अराइज हुआ। Whether moving magnets can produce electric current। तो इसका आंसर जो था ना वो आया कि हाँ भाई, रिसाउंडिंग यस, की हाँ भाई नेचर ऐसी सिमेट्रिसिटी परमिट करता है, और जैसे करंट की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई थी वैसे ही मूविंग मैग्नेट जो है वो करंट को इंड्यूस कर सकता है, जो कि आपको दिख रहा है ये नीचे वाले पार्ट में इसके, ठीक है। द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ माइकल फैराडे एंड जोसेफ हेनरी इन USA एस्टैब्लिश अराउंड 1830। 1820 में तो ये एस्टैब्लिश हुआ था कि करंट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। 1830 में ये एस्टैब्लिश हुआ कि करंट के आसपास की मैग्नेटिक फील्ड के आसपास भी करंट इंड्यूस हो सकता है, या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट इंड्यूस हो सकता है, नॉट स्पेसिफिकली मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बिकॉज अब मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि फ्लक्स चेंज होना चाहिए। फ्लक्स में आने वाला चेंज जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्लक्स कब चेंज होगा भाई? फाई का फॉर्मूला था BA cos थीटा, तो B चेंज होगा तो फाई भी चेंज हो जाएगा। आया समझ कि नहीं आ गया? तो यहाँ पे ये वाला फंडा मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग को हर एक स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है बाकायदा। हो गया? 3, 2, 1 रेडी गो। सुपर क्लियर एंड सुपर डन है सर, ठीक है। चले आगे बढ़े इसमें। उसके बाद द फिनोमेना ऑफ जनरेटिंग करंट या EMF बाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोला मैंने? ये जो फिनोमेना होता है ना जिसमें आप EMF या करंट को इंड्यूस कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हर एक चीज को नोट करते हुए चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। द EMF डेवलप्ड इज आल्सो कॉल्ड एज इंड्यूस्ड EMF, ठीक है। तो यहां पे करंट जो इंड्यूस हुआ है ना with the help of changing magnetic field, इस फिनोमेना को अपन कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। और इस EMF को बोलते हैं इंड्यूस्ड EMF, ठीक है। इफ द कंडक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्लोज सर्किट, देखो EMF तो इंड्यूस हो गया,
लेकिन अगर आपने क्लोज पाथ भी प्रोवाइड करवा दिया तब तो फिर ऑब्वियसली करंट फ्लो करना शुरू कर देगा सर्किट में, और इस करंट को कहा जाएगा फिर इंड्यूस करंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या था कि पूरा क्लोज पाथ आपने प्रोवाइड करवा दिया। ठीक है, जब पाथ पूरा क्लोज प्रोवाइड करवा दोगे तो फिर करंट ऑब्वियसली पास करेगा इसके थ्रू। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दैट द फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस किया करंट की हेल्प से उसको तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहा गया था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन सर। आगे आ जाओ। तो जो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे जरा उन पर फोकस करना, और मैं फिर से बोल रहा हूं आप लोग को, और मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोग को कि समझें आप, करंट को इंड्यूस करवाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स में आने वाला चेंज। ठीक है, करंट को इंड्यूस करवाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स में आने वाला चेंज। ठीक है, जैसे यहां पे क्या हुआ था पहले एक्सपेरिमेंट में, क्या है? करंट इंड्यूस बाय मैग्नेट। ठीक है, तो करंट इंड्यूस बाय मैग्नेट में क्या हुआ कि मैग्नेट को पास लेकर के आए तो कॉइल के साथ जो लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंक्रीज हो गया, और अच्छा जब मैग्नेट को मैं दूर लेके जाऊंगा ना तो फिर जो कॉइल के साथ में लिंक्ड फ्लक्स है वो डिक्रीज भी हो जाएगा। ठीक है, जब पास लेके आऊंगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन फेंकेगा कॉइल के थ्रू, जब दूर लेके जाऊंगा तो उसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वैल्यू क्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी तो करंट इंड्यूस होगा, और फ्लक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो करंट इंड्यूस नहीं होगा। इतनी आरामदायक बात थी। ठीक है, तो यहां पे ये चीज लिख के रखी हुई है कि हाँ भाई करंट को आपने इंड्यूस तो करवा दिया विद द हेल्प ऑफ अ मूविंग मैग्नेट। ठीक है, मैं चाहूंगा इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे। क्लियर हो गया? पक्का? यस सर क्लियर हो गया। ठीक है, अब जरा इसके आगे बढ़ते हैं। तो हाँ जी, जब साउथ, अच्छा नॉर्थ पोल को पास लेके आ जाओ या साउथ पोल को पास लेकर के आ जाओ, अगर मैग्नेट और कॉइल के बीच में दूरियां कम हो रही हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है? मैग्नेट पास तो आ रहा है, और मैग्नेट पास आएगा तो नॉर्थ पोल पास आए चाहे साउथ पोल पास आए, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज ही होनी है। ठीक है, अब नॉर्थ पोल दूर जाए चाहे साउथ पोल दूर जाए, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज ही होनी है। इस बात का खास ख्याल रखना। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन तो आएगा, और जैसे ही तुमने मैग्नेट का मोशन रोक दिया, तो मैग्नेट का मोशन रोकोगे ना तो भाई जो गैल्वेनोमीटर था ना उसका डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा। अब इसी बात को यहीं का यहीं समझो, जैसे ये कॉइल है और ये मैग्नेट है, ये कॉइल है और ये मैग्नेट है। ठीक है, जैसे ये मैग्नेट पास आ रहा था तो जो कॉइल के साथ में फ्लक्स लिंक हो रहा है वो बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जैसे मैंने इसको रोक दिया, ठीक है, तो मान लिया अभी 10,000 का फ्लक्स पास कर रहा है, लेकिन क्या ये फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है? नहीं सर, इस फ्लक्स की वैल्यू चेंज तो बिल्कुल नहीं हो रही। ठीक है, अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, इस बात को दिमाग में डाल लेना। अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोग को? यस सर, और इसलिए यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन नहीं आया। ठीक है, अगला मसला क्या है? करंट इंड्यूस्ड बाय करंट। अब मेरी बात सुनते हुए चलना, इस चीज को समझने के लिए तो अपने पास नोट डाउन पहले से हो चुका है। ठीक है, अब मेरी बात समझते हुए चलना। जैसे ही मैंने स्विच को ऑन करा, ठीक है, एक केस में तुमको दिखा रहा हूं जिसमें स्विच को ऑन किया जाएगा, और एक केस में तुमको दिखाऊंगा जिसमें स्विच को ऑफ किया जाएगा। ठीक है, तो स्विच को ऑन और ऑफ करने वाला मसला है, पूरा फोकस आप लोग का यहाँ पे चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपने पास कोई सर्किट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, और यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे एक स्विच लगा, यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है। ठीक है, जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया तो इसमें से करंट पास करना शुरू करेगा। तो जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया इसमें से करंट पास करना शुरू करेगा। करंट जब पास करना शुरू होगा ना तो करंट बेसिकली इंक्रीज होगा। स्विच को ऑन करने के बाद तो करंट इंक्रीज ही होगा ना, और जब करंट इंक्रीज होगा तो इसके साथ में जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एसोसिएटेड है वो भी इंक्रीज होगी, और मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज होगी। और जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या? ईएमएफ इंड्यूस होगा, मैं करवाऊंगा उसको। ठीक है, लेकिन ये वाला फंडा समझ में आया? तो मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है, देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब दूसरा मैटर जरा तुम एक बार देखते हुए चलना। ठीक है, अपन एक काम करते हैं, एक लिया अपन ने रजिस्टर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। ठीक है, और फिर लिया अपन ने एक यहाँ पे स्विच, सॉरी बैटरी, और ये लिया फिर अपन ने स्विच। अब अपन स्विच को ऑफ करना है। ठीक है, जैसे तुमने स्विच को ऑफ किया, स्विच को ऑफ करते ही क्या होगा कि स्विच को ऑफ करते ही करंट जो है ना वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे स्विच को ऑफ करने पे करंट डिक्रीज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा सर? डिक्रीज हो जाएगा। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज होगा मतलब क्या हो जाएगा कि देयर विल बी अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या आप लोग को ये वाली बात समझ में आ रही है?
पक्का। तो स्विच को ऑन करने में क्या हो रहा है कि सर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, लेकिन और स्विच को ऑफ करने में भी क्या हो रहा है कि सर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आएंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आएंगे तो वहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस होता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, ठीक है। तो ये स्विच ऑफ वाला केस था, फिर स्विच ऑन वाला केस था। अब मैं एक और तुम्हें केस करवाता हूं यहाँ पे, ठीक है सर। वो कौन सा केस है, ये वाला केस है कि स्विच इज ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। स्विच इज ऑन फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, ठीक है भाई। अगर स्विच को आपने काफी समय से ऑन करके रखा है तो एक बात तो श्योर है कि करंट हैज देयरफॉर करंट हैज रीच्ड इट्स मैक्सिमम वैल्यू, करंट हैज रीच्ड इट्स पीक वैल्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें तुमको बता रहा हूं मैं, ठीक है। करंट जो है वो मैक्सिमाइज हो चुका है। तो यहां पे क्या है कि भाई साहब ये लिया तुम्हारे पास एक रजिस्टर, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिया अपन एक सेल, यहाँ पे लिया अपन ने स्विच, और स्विच काफी समय से ऑन है यार, स्विच जो है वो काफी समय से ऑन है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रही है कि करंट सिंस मैक्सिमाइज हो गया, इसका मतलब करंट हो चुका है कांस्टेंट। यही सबसे प्यारी चीज है, करंट अगर मैक्सिमाइज हो चुका है इसका मतलब करंट हो चुका है कांस्टेंट, और करंट अगर कांस्टेंट है तो भाई उसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कांस्टेंट है, और इसका मतलब जो फ्लक्स है वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। अगर फ्लक्स कांस्टेंट है इसका मतलब चेंज इन फ्लक्स कितना है तुम्हारे पास में, 0, फ्लक्स में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। इसलिए क्या होगा ना, अब मेरी बात सुनो, यहां पे क्या होगा, जैसे ही देखो एक में लगा गैल्वेनोमीटर, जहां पे गैल्वेनोमीटर लगा है मतलब आपका इंटेंशन ये है कि आप चेक करने वाले हो कि करंट है कि नहीं है, हेलो, ठीक है। और जहां पे बैटरी है इसका मतलब अब वो एक अलग सोर्स, ठीक है। तो जैसे मैंने स्विच को ऑन किया ना तो करंट यहां से इंक्रीज होना शुरू हुआ, ठीक है। जब तक करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तब तक जो उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज हो रही है, तब तक जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंक्रीज हो रही है, और तब तक मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है। और जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो देखो भाई नेबरिंग आस पड़ोस वाले कॉइल है, अगर एक घर में आग लगेगी तो दूसरे वाले में खतरा नहीं है क्या, सर बिल्कुल खतरा है, ठीक है। यहां जैसे मैंने स्विच को ऑन किया तो करंट क्या इंक्रीज हो रहा है, जब करंट इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज जो इसमें से पास हो रहा है, देखो चेंज हो रहा है ना भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या, चेंज हो रहा है। तो भाई इसमें से चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा है, ठीक है। अब अगर इसके साथ जो फ्लक्स लिंक्ड है, इसके साथ जो फ्लक्स लिंक्ड है अगर वो चेंज हो रहा है तो उसमें करंट इंड्यूस होगा, तो गैल्वेनोमीटर इज ऑब्वियसली गोइंग टू शो डिफ्लेक्शन, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि स्विच ऑन करे, मान ले 2 सेकेंड बीत गए, ठीक है। इन 2 सेकंड के अंतराल में क्या हुआ कि करंट लगातार बढ़ रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड लगातार बढ़ रही थी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार बढ़ रहा था, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया। तो भैया ये इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया ना, लेकिन ये और ये तो आस पड़ोस के नेबरिंग कॉइल से दोनों, ठीक है। तो अगर इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है तो भैया वही फ्लक्स इसके साथ भी एसोसिएटेड है, तो इसके थ्रू पास होने वाला फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, तो इसमें करंट जो है इंड्यूस हो गया। क्योंकि क्या चाहिए, करंट को इंड्यूस करवाने के लिए चाहिए ही बस ये कि भैया फ्लक्स चेंज करवा पा रहे हो क्या, यस। अगर फ्लक्स चेंज करवा दिया तो बस करंट इंड्यूस है वहीं के वहीं, ठीक है। चलो स्विच को ऑन करे, बीत चुके हैं 2 सेकेंड, ठीक है। अब करंट पहुंच चुका है अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे। अगर करंट पहुंच चुका है अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे तो क्या हो चुका है, करंट हो गया है कांस्टेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई है कांस्टेंट, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया है कांस्टेंट। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो गया इसका मतलब चेंज इन फ्लक्स तो है ही नहीं कुछ, ठीक है। और जब फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होगा। क्या बोला मैंने, अगर फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, अगर फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं हो पाएगा ना, ये बड़ी प्यारी बात थी, ठीक है। तो भाई जब ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो पाएगा ना, इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि यार बस वो पल भर के लिए डिफ्लेक्शन आया था, उसके बाद डिफ्लेक्शन 0 हो गया। सर बिल्कुल 0 होगा ना, बिकॉज अब जो फ्लक्स है वो चेंज थोड़ी हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद पता क्या होगा, जब तुम मान लो 4-5 घंटे के बाद इस स्विच को ऑफ करोगे ना, अब उसके बाद कहानी क्या होगी, जैसे ही तुमने स्विच को ऑफ करा करंट हो गया डिक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड हो गई डिक्रीज, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया डिक्रीज, मतलब चेंज इन फ्लक्स आ गया, ठीक है। तो भाई फिर यहाँ पे जो फ्लक्स है वो चेंज होना शुरू हुआ, और वही चेंजिंग फ्लक्स इसके साथ भी एसोसिएटेड है, तो इसके थ्रू पास होने वाला फ्लक्स भी चेंज हो गया। और जब इसके थ्रू पास होने वाले फ्लक्स में चेंज आएगा, अगेन दिस विल शो अ डिफ्लेक्शन बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ये वाला मसला क्लियर हो गया। तो यहाँ पर भी डिफ्लेक्शन तो है ना गैल्वेनोमीटर में, मतलब चेंजिंग करंट ने भी इसके अंदर एक तरह से करंट को इंड्यूस करवा दिया, ठीक
ठीक है। तो ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई है क्या? मैं चाहूंगा इस खूबसूरत, पहले एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इस वाले स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो पहली फुर्सत में। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डेंसर, ठीक है। अब उसके बाद तुम ना बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। इसके बाद तुम इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर कहानी में आपको आगे लेके चलते हैं। जल्दी करना प्लीज। चले भाई, बढ़िया, बहुत शानदार, एक तरफा आगे बढ़ा जाए इसके अंदर, ठीक है। अब उसके बाद हाँ, तो ये वाला फंडा समझ में आ गया क्या भाई? जैसे अपन स्विच को ऑन करेंगे, जैसे अपन स्विच को ऑन करेंगे तो वहां पे जो करंट है वो इंक्रीज होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। जब फ्लक्स इंक्रीज होगा मतलब फ्लक्स में चेंज आएगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ गया इसका मतलब फिर वहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होता है। इसलिए ये जो ये वाला था ना गैल्वेनोमीटर वाला कॉइल, इसके अंदर आ जाएगा एक मोमेंटरी डिफ्लेक्शन। उसके बाद ये बाजू वाले सर्किट में करंट हो चुका है कांस्टेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट, तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है। और जब फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होता है तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है, करंट इंड्यूस नहीं होगा, तो इसलिए इसमें गैल्वेनोमीटर में फिर कोई डिफ्लेक्शन नहीं रहेगा। और अंतिम समय डिफ्लेक्शन कब आएगा? जब तुमने सर्किट में स्विच को ऑफ कर दिया है। जब स्विच को ऑफ करोगे ना तो करंट फिर रिड्यूस टू जीरो। अब जब करंट रिड्यूस हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स रिड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स रिड्यूस होगा तो मतलब फ्लक्स में चेंज आ रहा है, और अगर फ्लक्स में चेंज आएगा तो फिर करंट इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है। अब मेरे ख्याल में आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा शानदार तरह से बैठना शुरू हो गया होगा कि हाँ सर, इसका सीधा मतलब ये है कि फ्लक्स में आना चाहिए चेंज, ठीक है। यस सर, बिल्कुल सही बात है, और उसी के ये स्टेप्स थे। अब चेंजिंग करंट, ये वाला वही मसला है, चेंजिंग करंट से कैसे होता है भाई? स्विच को ऑन किया, स्विच को ऑफ किया, ठीक है। तो ये सब जो स्लाइड्स पे लिखी हुई है ना, ये इसकी सपोर्टिंग थ्योरी है। तो सीसीआर के अंदर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ता है बेसिक कॉन्सेप्चुअलिटी के ऊपर, ठीक है, वो आप समझ चुके हैं। यस सर, तो स्विच को ऑन करेंगे, स्विच को ऑफ करेंगे तो डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। तो द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस ड्रामेटिकली, ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस ड्रामेटिकली व्हेन एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इनटू द कॉइल अलोंग देयर एक्सिस एंड द की इज प्रेस्ड या रिलीज, ठीक है। देखो, अगर आप कोई सॉफ्ट आयरन कोर को किसी भी सोलेनॉइड के अंदर डाल देते हो ना बेसिकली, तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन है ना वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ये एक जनरल सा फिनोमेना होता है। इसके पीछे एक और बहुत तगड़ी सी बात होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है। देखो, वैसे अगर अपन फॉर्मूले की बात करें ना तो फॉर्मूला होता है सर म्यू टाइम्स एनआई। सोलेनॉइड वाले केस में जो मैग्नेटिक फील्ड के इंडक्शन का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू टाइम्स एन आई। देखो, अगर वैक्यूम होता तो मैं बी नॉट लिख देता, फिर मैं इसको म्यू नॉट लिख देता, लेकिन वैक्यूम तो है नहीं, वैक्यूम तो है नहीं, कोई दूसरा मीडियम डाल दिया गया है, एक रॉड को डाल दिया गया है। तो परमिएबिलिटी का जो फॉर्मूला है ना उसको अपन फिर ऐसे खोल सकते हैं, म्यू नॉट इंटू म्यू आर भी आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब बेसिकली म्यू आर टाइम्स जो मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसलिए कहा गया था कि भाई मैग्नेटिक फील्ड फिर ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाएगी उसकी स्ट्रेंथ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की स्ट्रेंथ भी ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और वहीं से निकल करके आ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स का बेसिक आइडिया, हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन एंड द एरिया वेक्टर, ठीक है। और मैग्नेटिक फ्लक्स इटसेल्फ इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है दिस इज इटसेल्फ अ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए ये दो तरह के वेक्टर्स का डॉट मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। इसीलिए ये दो तरह के वेक्टर्स का होता है डॉट मल्टीप्लिकेशन। तो phi इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? वेबर। तो एक वेबर, और इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है? मैक्सवेल। तो एक वेबर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 की पावर 8 मैक्सवेल। एक वेबर क्या हो जाएगा सर? 10 की पावर 8 मैक्सवेल, ठीक है। इस बात से आप लोग वाकिफ हैं? यस सर, बिल्कुल वाकिफ हैं, ठीक है। तो जो कुछ भी लिखा हुआ था समझ में आ गया आप लोग को, आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। ऐसा यूनिट लिखा हुआ है वेबर होती है, और टेस्ला मीटर स्क्वायर भी कह दिया गया है इसको। सर टेस्ला मीटर स्क्वायर कैसे कह दिया गया है? देखो ना, चलो बी डॉट ए, फिर तो वो कॉस थीटा था, ठीक है। तो ये वेबर में आएगी। फ्लक्स को एक वेबर तब कहा जाएगा, फ्लक्स को एक वेबर तब कहा जाएगा जब एक टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन प्रोड्यूस होगा और एरिया होगा 1 मीटर स्क्वायर का, ठीक है। जब एक टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन प्रोड्यूस होगा और एरिया होगा 1 मीटर स्क्वायर का, तब जाकर के जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका फॉर्मूला हो जाएगा बी ए कॉस थीटा, ठीक है। ये शानदार सी बात, खूबसूरत सी बात आपके दिमाग में बैठ चुकी है सर? बिल्कुल बैठ चुकी है, ठीक है। चले
आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं फर्स्ट लॉ के ऊपर, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बेसिकली हमारा लॉजिक कहां पर था, क्या जैसे हम करंट की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर लिया करते थे, क्या वैसे ही उतने आराम से क्या मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से भी करंट को इंड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर दिया था हेनरी के और फैराडे अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, और वहां से आंसर आया था कि हाँ ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज, बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर आप चेंज करोगे ना तो जरूर ईएमएफ और करंट जो है वो इंड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ना एक दो लॉज लिए गए हैं, तो फैराडे के बेसिकली दो लॉज होते हैं, उनके तहत इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करके आप तक पहुंचा दिया गया है, ठीक है। तो क्या कहता है फैराडे लॉ, मैंने हमेशा कहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज नॉट गोइंग टू मैटर, व्हाट्स गोइंग टू मैटर इज द चेंज इन अ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। अब जरा गौर करें, देखें क्या चीज़ कही गई है कि whenever the amount of magnetic flux linked with the circuit changes, जब भी किसी भी सर्किट के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है अगर वो चेंज होता है, तब तो आप समझ जाइए कि एक ईएमएफ जो है ना वो सर्किट के अंदर इंड्यूस हो जाएगा। तब तो आप समझ जाइए कि एक ईएमएफ जो है वो सर्किट के अंदर इंड्यूस हो जाएगा। और ये ईएमएफ कब तक रहेगा, ये ईएमएफ तब तक रहेगा जब तक सर्किट में फ्लक्स चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो द इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट सो लॉन्ग, इंड्यूस ईएमएफ तब तक रहेगा जब तक देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज बरकरार रहेगा तब तक वहां पर ईएमएफ इंड्यूस रहेगा। क्या बोला मैंने, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज बरकरार रहेगा तब तक वहां पर एक ईएमएफ जो है वो इंड्यूस रहेगा, करंट जो है वो इंड्यूस रहेगा, ठीक है। अब इसका सेकेंड लॉ क्या बोलता है आपसे, देखो फर्स्ट लॉ में बेसिकली स्टेटमेंट है, ठीक है, और सेकंड लॉ में जो है ना उसको मैथमेटिकल सपोर्ट दिया गया है। तो एग्जैक्टली कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो तो अपन ने कहा ही था यहाँ पे कि भैया देखो ईएमएफ तब तक रहेगा जब तक फ्लक्स में चेंजेस आते रहेंगे, ठीक है। अगर फ्लक्स में ज्यादा चेंजेस आएंगे तो ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस हो जाएगा, अगर फ्लक्स में कम चेंजेस आएंगे तो ईएमएफ कम इंड्यूस होगा। इतनी आरामदायक बात थी, ठीक है। कोई मेरे ख्याल से यहां तक तो आप लोग को दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो ये वाला फंडा पूरा क्लियर है, ठीक है। अब जरा 2 मिनट ध्यान देते हुए चलना, यहां पे क्या कहा गया है सेकेंड वाले लॉ के अंदर कि the magnitude of EMF induced in a circuit is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the circuit। क्या बोला गया है भाई साहब कि कितना EMF इंड्यूस होगा, कितना EMF इंड्यूस होगा, ये दरअसल इस बात के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कितना EMF इंड्यूस होगा ये दरअसल इस बात के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाली बात जा रही है सही से? सर बिल्कुल जा रही है, ठीक है। तो ईएमएफ इंड्यूस, देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ को अपन कभी कभी छोटे वाले ई से भी करते हैं रिप्रेजेंट, कभी कभी इसको बड़े वाले ई से भी करते हैं रिप्रेजेंट, ठीक है। तो मैं अभी छोटा वाला ही ले लेता हूं। तो फैराडे के सेकंड लॉ के अनुसार क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। और यहाँ पे ना एक साइन माइनस का आता है, बिकॉज माइनस साइन के पीछे यहाँ पे जो पूरा लॉजिक होता है वो होता है लेंज लॉ का, ठीक है। क्या लॉजिक होता है सर? लेंज लॉ का लॉजिक होता है। और वो लॉजिक क्या बोलता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी है ना वो दरअसल ऐसे होती है कि वो फ्लक्स में आने वाले चेंज को अपोज करती है। क्या बोला मैंने? इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो पोलैरिटी होती है वो दरअसल ऐसी होती है कि वो फ्लक्स में आने वाले चेंज को अपोज करती है। इस बात को एकदम शानदार तरह से दिमाग में डाल लेना, ठीक है। अब इसका मैं तुमको 2-3 एक्सप्लेनेशन देता हूं। देखो अभी हमें क्या बात समझ में आ गई है कि सर अगर फ्लक्स चेंज होगा ना तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। बोलो हाँ कि ना? यस सर, अगर फ्लक्स वगैरह चेंज होगा, अगर फ्लक्स वगैरह चेंज होगा तो ईएमएफ जो है सर वो इंड्यूस होता है, ठीक है। अब 2 मिनट जरा फोकस करते हुए चलना अच्छे से मेरी बातों के ऊपर, ठीक है। पहला सिनेरियो है कि मैं मैग्नेट को पास लेके जाऊंगा, दूसरा कि मैं मैग्नेट को दूर लेके जाऊंगा। फिर यहाँ पर भी क्या है कि मैं मैग्नेट को पास लेकर के जाऊंगा और यहाँ पर क्या है कि मैं मैग्नेट को दूर लेकर के जाऊंगा। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये नॉर्थ है, ठीक है। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो गया सर? पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना कि जैसे ही हम इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को पास लेकर के आएंगे तो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसके साथ में लिंक्ड है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, वो बेसिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो फ्लक्स में चेंज आ गया, अगर फ्लक्स में चेंज आ गया तो एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब ये करंट जो है ना वो दरअसल एंटी क्लॉकवाइज नेचर का होता है, ठीक है।
अब इसको अपन याद कैसे करेंगे भाई, देखो अगर इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज नेचर का है तो इट्स लाइक कि यहाँ पे नॉर्थ पोल का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, और नॉर्थ पोल का डेवलपमेंट हो रहा है इसलिए एंटी क्लॉकवाइज करंट है। इसको याद कैसे करेंगे भाई, इसका एक सिंगल फंडा मैं हमेशा बोलता हूँ, ना पास आने देगी ना दूर जाने देगी। मैं चाहूंगा कॉमेंट सेक्शन में आप लिखते हुए चले हैशटैग ना पास आने देगी ना दूर जाने देगी, ठीक है, क्या बोला, ना पास आने देगी ना दूर जाने देगी। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो जब नॉर्थ पोल पास आने का ट्राई कर रहा है ना, तो इसके अंदर देखो नॉर्थ पोल पास आने का ट्राई करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा बढ़ेगा ना मैग्नेटिक फ्लक्स पक्का, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो फिर यहां पे क्या होगा सर, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट इंड्यूस होगा। करंट है एंटी क्लॉकवाइज ताकि नॉर्थ पोल बन जाए और ये नॉर्थ पोल जो पास आ रहा है ना इसको रोका जा सके, ठीक है। तो यहां पर जो पोलैरिटी इंड्यूस हो रही है वो दरअसल ऐसी है कि वो चेंज इन फ्लक्स को अपोज कर रही है, और इसी अपोजिशन वाले बिहेवियर को शो करने के लिए माइनस का साइन वहां पे लगा के रखा हुआ है, ठीक है। अब यहां पे देख ले, जैसे मैं नॉर्थ पोल को दूर लेके जा रहा हूं, फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा बट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो फ्लक्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, करंट इंड्यूस होगा इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और यहाँ पे दरअसल ये बताया जाता है, मेरी बात समझते हुए चलना अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली साउथ पोल का इंडक्शन हो गया, क्योंकि मैंने क्या कहा था, ना पास आने देगी ना दूर जाने देगी। जब नॉर्थ पोल वाला दूर जाने का ट्राई कर रहा है तो दूर जाने दे नहीं रही है, तो अट्रैक्शन शो कर रही है, पास बुला रही है, तो पास कैसे बुलाएगी, जब साउथ पोल को इंड्यूस कर लेगी, ठीक है। अगला केस, जब साउथ वाला पास आएगा तो इसको पास नहीं आने देगी, साउथ पोल इंड्यूस कर देगी, जिसकी वजह से क्लॉकवाइज करंट यहां पर इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। जब साउथ वाला दूर जा रहा है तो दूर जाने देगी नहीं, इसको अट्रैक्ट कर लेगी। अट्रैक्ट करने के लिए कौन सा पोल इंड्यूस कर लेगी सर, नॉर्थ वाला पोल इंड्यूस कर लेगी, और नॉर्थ वाला पोल इंड्यूस करने का मतलब होता है सर एंटी क्लॉकवाइज करंट इन द लूप, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है सर, एंटी क्लॉकवाइज करंट इन द लूप। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं सर, पूरा फंडा क्लियर है। मैं चाहूंगा इस खूबसूरत सी चीज का आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलें, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन, बेहतरीन सर, एक तरफा। चलो फर्स्ट लॉ हो गया है, सेकंड लॉ हो गया है, इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा तो मैं चाहूंगा इसका स्क्रीनशॉट लेना, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया है, यस सर हो गया, ठीक है। चलो तो वही था E इक्वल्स टू माइनस d∅dt, ठीक है। अब ये पहले वाले लॉ का एक्सप्लेनेशन है कि अगर फ्लक्स चेंज होगा तो कैसे ईएमएफ इंड्यूस होगा, आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, जब व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल, ठीक है, मतलब मैग्नेट जो है वो कॉइल के पास नहीं जा रहा है, कॉइल से दूर भी नहीं जा रहा है, ना ही कॉइल मैग्नेट के पास आ रहा है, ना ही कॉइल मैग्नेट से दूर जा रहा है, तो यहाँ पे कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। क्या बोला मैंने कि इस सिनेरियो में इन दोनों के बीच में, इस सिनेरियो में इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, और जब इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। आया समझ की नहीं? अगर मैग्नेट कॉइल के पास जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ाएगा, अगर मैग्नेट कॉइल से दूर जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स घटाएगा। लेकिन अगर मैग्नेट मूव नहीं कर रहा है कॉइल के रिस्पेक्ट में तो मतलब फ्लक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो फ्लक्स की वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट एंड दैट इज व्हाई गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। इसीलिए, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आता है। ये वाली बात पूरी क्लियर हो गई आपको, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ कब तक रहेगा, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आएंगे। बहुत ही प्यारी दिल वाली बातें यहां पे लिखी हुई हैं यार, क्लियर है? कोई फंडा में क्लियर, कोई फंडा में दिक्कत तो नहीं है? ठीक है सर, ओके। हाँ जी यहां पे क्या होता है, देखो फ्लक्स के चेंज के प्रोपोर्शनल होता है इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। अगर फ्लक्स में चेंज जल्दी जल्दी आ रहा है, ज्यादा फ्लक्स में चेंज आ रहा है, ठीक है, तो ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगा। अगर फ्लक्स में चेंज धीरे धीरे आ रहा है, कम चेंज आ रहा है फ्लक्स में, तो फिर वहां पे ईएमएफ भी कम इंड्यूस होगा। तो वही कहा गया कि अगर आप मैग्नेट को ना फास्टली मूव करवाओगे ना तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगा, ठीक है। अगर आप मैग्नेट को ना स्लोली मूव करवाओगे तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन भी कम आएगा। क्यों ऐसा हुआ? देखो, जब इस मैग्नेट को हमने फास्टली मूव करवाया तो क्या हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है ना वो जल्दी हो गया। पक्की बात है, अगर हमने मैग्नेट को फास्टली मूव करवाया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जल्दी हो गया, और जब फ्लक्स में चेंजेस जल्दी आ जाएंगे तो ईएमएफ भी ज्यादा इंड्यूस होगा, तो गैल्वेनोमीटर में करंट भी, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन भी ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। ये इसका बेसिक मसला होता है, क्लियर। तो वही चीज लिखी थी, E इज प्रोपोर्शनल टू d∅dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो वो जो माइनस का साइन आया था ना वो आया था लेंज लॉ के अनुसार, और लेंज लॉ में क्या कहा जाता है कि जो पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, लेंज लॉ में क्या कहा जाता है, इसको तुम लिखते हुए चलना कि जो पोलैरिटी
ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना वो ऐसी होती है कि वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करती है, ठीक है। तो लेंज लॉ ये बोलता है कि द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, भाई मेरे साथ साथ इसको लिखते हुए चलना, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, the polarity of induced EMF is such that it opposes, the polarity of induced EMF is such that it opposes any change in the magnetic flux, ठीक है। The polarity of induced EMF is such that it opposes any change in the amount of magnetic flux. The polarity of induced EMF is such that it opposes any change in the amount of magnetic flux linked with the coil, अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, ठीक है। ये खूबसूरत सी बात समझ में आ गई आप लोग को, अगर आ गई है तो इसका स्क्रीनशॉट लेना जल्दी। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन सर, ठीक है। यहाँ पे के क्या होता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है सर, ठीक है। चलो, इफ डी फाई इज द स्मॉल चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ स्मॉल टाइम डी टी, ठीक है। कम समय दिया आपने, डी टी अमाउंट ऑफ टाइम दिया, तो उसमें फ्लक्स में चेंजेस तो आएंगे लेकिन कम चेंजेस आएंगे, उसको अपन डी फाई कह देंगे, ठीक है। तो वैसे भी चेंज इन फ्लक्स अपन कैसे निकालते हैं, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, ठीक है। नेगेटिव साइन इज टेकन बिकॉज induced EMF always opposes any change in the magnetic flux in accordance with the Lenz law, ठीक है। तो ये वाला फंडा भी क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ये तब है जब एक कॉइल हो, ठीक है। अब मान लिया अगर ऐसे n नंबर ऑफ कॉइल्स आपने लगा दिए तो कुछ नहीं करना है, n नंबर ऑफ कॉइल्स के लिए आपको सिर्फ इस फंडे को n से मल्टीप्लाई कर देना है, इतनी आरामदायक बात, ठीक है। अच्छा, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल वी कैन इंक्रीज द इंड्यूस्ड ईएमएफ एब्सोल्युटली सर, ठीक है। माइनस तो ये दिखा रहा है कि यार उसका ना जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो पोलैरिटी है, पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, आइदर नॉर्थ पोलैरिटी और साउथ पोलैरिटी, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो पोलैरिटी है वो ऐसी है कि वो चेंज इन फ्लक्स को अपोज कर रही है ना, मैग्नेट को पास आने से रोक रही है। अब अगर मैग्नेट आराम से पास आता तो फ्लक्स आराम से इंक्रीज होता, अब अगर मैग्नेट को पास आने से रोक रही है इसका मतलब फ्लक्स को इंक्रीज होने से रोक रही है। चमका, बूझे कुछ, ठीक है। उसी अपोजिंग बिहेवियर को शो करने के लिए यहां पे साइन लगा दिया था अपन लोगों ने माइनस का। मेरे ख्याल से ये वाली बात शानदार तरह से समझ में आ गई, ठीक है। चलो, अगर नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दोगे ना तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको भी आप एब्सोल्युटली इंक्रीज कर जाओगे, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है, ठीक है। चलो, अब एक क्वेश्चन पे आते हैं। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रेडिंग अ कॉइल चेंजेस फ्रॉम दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब फ्लक्स इनिशियल क्या था, चेंजेस फ्रॉम दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू। तो फ्लक्स इनिशियल कितना था, 12 10 टू द पावर -3, और चेंज हो गया कितना हो गया, चेंजेस 2, मतलब फाइनली कितना हो गया, 6 10 टू द पावर -3 वेबर। और समय कितना लग गया सर, समय लग गया अपने पास सर 0.01 सेकेंड्स, तो 1 2 मतलब 10 टू द पावर -2 बोल देता हूं मैं इसको, ठीक है। यस सर। अब आपसे पूछा व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो सर इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए अपन करते हैं माइनस का डी फाई ओवर डी टी, ठीक है। तो माइनस का, अच्छा डी फाई का मतलब क्या होगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल ये था, इनिशियल ये था, तो -6 10 की पावर -3, -6 10 की पावर क्या बचेगा, -3 अपॉन नीचे क्या बचेगा सर, डी टी, और डी टी क्या होगा, 10 की पावर -2। क्या बात है, एक तरफा शानदार, ठीक है। अब एक बात जरा देखते हुए चलना, अब जो अपने पास में इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा सर वो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6 इंटू क्या हो जाएगा भाई, 6 इंटू क्या हो जाएगा, 10 की पावर -1 हो जाएगा। और इसको अपन क्या बोलते हैं, 6/10, 6/10 को अपन क्या बोलते हैं, 0.6 वोल्ट। 6/10 को अपन क्या बोलते हैं सर, 0.6 वोल्ट। ये वाली बात समझ में आ गई, इजी पीजी न्यूमेरिकल्स थे भाई, ठीक है। यस सर, क्लियर हो गया। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन सर, ठीक है। चले आगे बढ़ा जाएगा। अब आते हैं लेंज लॉ पे, जो मैंने बताया था उसी चीज को यहाँ पे एक दफा लिख दिया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट, ठीक है। अब यार इस ईएमएफ को प्रोड्यूस करने वाला कॉज क्या है भाई, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अरे बोलो हाँ कि ना, फैराडे लॉ में क्या बताया गया है कि ईएमएफ इंड्यूस तभी होगा, करंट इंड्यूस तभी होगा जब फ्लक्स में आएंगे चेंजेस। ईएमएफ इंड्यूस तभी होगा, फ्लक्स में चेंज, ईएमएफ इंड्यूस तभी होगा, करंट इंड्यूस तभी होगा जब फ्लक्स में आएगा चेंज। अब वो जो पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, वो मैग्नेट के मोशन को अपोज कर रही है, और मैग्नेट के मोशन को अपोज करने से दरअसल फ्लक्स में आने वाला चेंज अपोज हो रहा है। तो जिस वजह से, जो कॉज है, जिस वजह से
ईएमएफ इंड्यूस होता है, मतलब चेंज इन फ्लक्स की वजह से होता है ना इंड्यूस, ठीक है। तो जिस वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है उस कारण को ही अपोज किया जा रहा है कि मैग्नेट तुम पास मत आओ, लेकिन समझो इस बात को कि मैग्नेट पास आएगा तभी फ्लक्स इंक्रीज होगा, तभी फ्लक्स चेंज होगा और तभी ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो ये अपोजिंग बिहेवियर हो गया ना भाई। इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी ऐसी हो गई कि वो मैग्नेट के फ्लक्स में आने वाले चेंज को अपोज कर बैठा, ठीक है। तो उसी बिहेवियर को शो करने के लिए माइनस का साइन लग जाता है यहाँ पे। और अगर एन नंबर ऑफ, देखो भाई करंट वैसे क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, देखो ईएमएफ क्या होता है अपन जानते हैं, ईएमएफ होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर। अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो एन टाइम्स हो जाएगा डी फाई बाई डी टी। आया समझ की नहीं, एन टाइम्स क्या हो जाएगा सर, डी फाई बाई डी टी। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अब जरा इत्मीनान से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ की नहीं, यस सर। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन हो चुका है सर, ठीक है। चले उसके बाद भाई, इफ इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस्ड इन अ रोटेटिंग कॉइल यूनिफॉर्म, अगर जिसको अपन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, एक अपने पास कॉइल है मान ले, ठीक है, और उस कॉइल को ना अगर हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहे हैं तो उसमें कितना करंट इंड्यूस होगा, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो अपने को निकालना है। अब जरा गौर करना मेरी बात पे अच्छे से, ठीक है। जैसे मान ले कि, ठीक है, इसके पास नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सट 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 करके निकल गई, ठीक है। अब ये मेरे पास एक कॉइल था, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूंगा तो आप समझ रहे हैं, देखो जब ये ऐसे रखा हुआ था तो सारी फ्लक्स इसके ऊपर से निकल रहा है, तो फ्लक्स का एसोसिएशन यहाँ पे 0 है। लेकिन जैसे मैंने इसको रोटेट करा तो अब अमाउंट ऑफ फ्लक्स यहाँ से लिंक हो चुका है, ठीक है। फिर ऐसे करूंगा तो फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैं किसी आर्मेचर, दिस वाज एन आर्मेचर, ठीक है, अगर मैं किसी आर्मेचर या किसी कॉइल को ना अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर देता हूं तो क्या होता है कि फ्लक्स का जो लिंकेज है वो चेंज हो जाता है। और जब फ्लक्स में अगर चेंज आ गया मतलब ईएमएफ इंड्यूस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। अब जरा गौर करना कैसे अपन इसको फिगर आउट करने वाले हैं। नाउ फ्लक्स का फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, बेसिकली एंगुलर फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम, ठीक है। तो देयरफॉर फ्लक्स जो है ना वो अपने पास में क्या आ जाएगा सर, बी ए, उसके बाद कॉस, और थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा सर, ओमेगा टी, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है सर, पूरा क्लियर है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की। अब हम आपसे बात कर लेते हैं इस दफा इंड्यूस्ड ईएमएफ की। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या होता है सर, देखो फैराडे लॉ क्या बोलता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ना वो होगा अपने पास दरअसल क्या, माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। बोलो हाँ कि ना, यस सर, बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देख क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखना चाहूँ कि देखो फाई तो होता है बी ए कॉस थीटा, तो बी ए को मैंने बाहर निकाल लिया और यहाँ पे चलेगा सर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो आप लोग भी जानते हैं कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन जो है वो माइनस साइन थीटा है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस बी ए, और कॉस ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन है वो है साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा। अब जैसे मान ले फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स की बात करते हैं, ठीक है। अब किसकी बात करते हैं अपन बात करते हैं इस दफा फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स की। तो n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू n a b ओमेगा साइन ओमेगा टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है सर, यहां तक का फंडा पूरा सुप्रीमली क्लियर है। अब जरा गौर करते हुए चलना, तो करंट जो होता है ना वो होता है ईएमएफ अपॉन, करंट जो होता है ना वो होता है ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अपने पास ईएमएफ कितना आ चुका है सर, एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी अपॉन अपन कर देंगे क्या, रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मैं आपको जरा एक छोटी सी बात बता दूं, ये जो एन ए बी ओमेगा अपॉन आर है ना इसको अपन मान लेंगे आई नॉट, और यहाँ पे आ जाएगा साइन ओमेगा टी। तो आई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा सर, आई नॉट मतलब पीक करंट और साइन ओमेगा टी। यार स्टैंडर्ड इक्वेशन जो अपन लिखते हैं ना कभी भी, तो वो स्टैंडर्ड इक्वेशन का ऐसा फंडा होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज इक्वल टू पीक वैल्यू इनटू साइन या कॉस का फंक्शन, ठीक है। आई इज द इंस्टेंटेनियस करंट एट टी अमाउंट ऑफ टाइम, फिर साइन का या कॉस का फंक्शन तो आ ही चुका है, तो उसके पहले जो लगा हुआ है वो पीक करंट होता है। सिमिलरली यहां देखना,
ये जो लगा हुआ है देखो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, उसके बाद साइन या कॉस का फंक्शन आ गया, तो ये जो चीज लगी हुई है ना, ये है तेरे पास में क्या, पीक ईएमएफ। क्या है तेरे पास में, ये पीक ईएमएफ। ये वाला फंडा पूरा क्लियर होते हुए चल रहा है क्या? यस सर। मैं चाहूंगा आप इस खूबसूरत सी चीज का भी स्क्रीनशॉट कर लेंगे और उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। हो गया है? 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर एंड सुपर डन हो चुका है सर। ठीक है, सुपर डन हो चुका है सर। वही चीजें यहां पर भी लिखी थी, लेना है इसका स्क्रीनशॉट, तो बेशक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस सर, पूरा फंडा क्लियर हो चुका है। चलें आगे बढ़े। अच्छा, लेंस लॉ में देखो क्या सिखाया था तुमको मैंने, जब ये नॉर्थ पोल को मैं पास लेके आया था ना, तो फिर इसने क्या करा, इसने अपोज करने का ट्राई करा। ठीक है, मतलब देखो अगर ये मैग्नेट मूव नहीं करता ना तो फ्लक्स चेंज नहीं करता, फ्लक्स चेंज नहीं होता तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता। लेकिन जब ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो वो ऐसा इंड्यूस हुआ, उसकी पोलैरिटी ऐसी आ गई कि वो मैग्नेट के मोशन को ही अपोज करने बैठ गया। मतलब जिसने उसको प्रोड्यूस करा ना उसी को अपोज करने बैठ गया, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। आया समझ की नहीं आया? सेम मसला यहां पे, जब नॉर्थ को दूर लेके जा रहे हैं, अगर नॉर्थ पोल दूर नहीं जाता ना तो फ्लक्स डिक्रीज नहीं होता, फ्लक्स डिक्रीज नहीं होता, फ्लक्स चेंज नहीं होता। फ्लक्स अगर चेंज नहीं होता ना तो कभी भी इसके अंदर ये करंट और ईएमएफ वगैरह इंड्यूस नहीं होते। लेकिन जो इंड्यूस हुआ, तुम देखो कैसा इंड्यूस हुआ, इंड्यूस हुआ इसकी पोलैरिटी ऐसी है कि मैग्नेट के मोशन को अपोज करने लग गया। भाई ये मैग्नेट दूर जा रहा है, दूर जाने दे नहीं रहा, खींचे जा रहा है पीछे की तरफ। तो ये जो अपोजिंग बिहेवियर है ना, ये इसी को अपन ने फैराडे के सेकंड लॉ के अंदर माइनस साइन से सिंबलाइज करके रखा हुआ है। क्लियर है? यस सर, क्लियर है पूरा फंडा। ठीक है, चलिए अब आते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग द एरिया। इसको अपन कहते हैं मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं इसको अपन? मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो भाई, अभी आपको ये समझना है कि देखो आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए कि आपको फ्लक्स को चेंज करना है। ठीक है, तो टू इंड्यूस द ईएमएफ, टू इंड्यूस एन ईएमएफ हमें क्या चाहिए? वी नीड टू हैव अ चेंज इन फ्लक्स। अब मेथड्स क्या क्या हैं फ्लक्स को चेंज करने के? ठीक है, तो वेरियस मेथड्स टू चेंज फ्लक्स, वेरियस मेथड्स टू चेंज फ्लक्स। फ्लक्स को आप चेंज कैसे करोगे? तो वेरियस मेथड्स टू चेंज फ्लक्स क्या क्या है भाई साहब? ठीक है, देखो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो थीटा को चेंज करने का मतलब क्या है कि या तो आप चेंज कर दो ओरिएंटेशन को, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। ठीक है, तो या तो आप कॉइल का ओरिएंटेशन चेंज कर दो। ठीक है, दूसरा क्या होता है? अरे फॉर्मूला दिमाग में रखना, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। फ्लक्स को चेंज करना है ना तो या तो बी चेंज करो, या तो ए चेंज करो, या तो थीटा को चेंज करो। तो या तो ओरिएंटेशन को चेंज करो, या तो चेंज करो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, या तो चेंज करो एरिया को। ठीक है, और अभी हमारा जो दिल लगा हुआ है वो लगा हुआ है कि भैया एरिया को चेंज करके हम कैसे इंड्यूस ईएमएफ डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो जरा एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेना, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। भाई ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। ठीक है, तो एरिया को चेंज करना जो है ना, एरिया को चेंज करना, अब ये अपना अल्टीमेट मोटिव होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं कैसे आया फॉर्मूला BLV sin थीटा। चलें फिर, बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये वाला अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव समझ में आया क्या करना है? देखो ईएमएफ तो इंड्यूस करना है तो फ्लक्स को चेंज करेंगे, और फ्लक्स को चेंज करने के लिए क्या करेंगे अपन? देखो इन तीनों में से किसी को भी चेंज करो, या किसी भी दो को चेंज करो, या फिर तीनों को चेंज करो, सब में फ्लक्स चेंज होगा, सब में ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेकिन हमारा फोकस अभी किस पर है? एरिया को चेंज करने पे। ठीक है, चलो देखो भाई कैसे करेंगे इसको अपन। मान लो तुम्हारे पास में कोई क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास में कैसी मैग्नेटिक फील्ड है सर? क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब क्या हो रहा है इसके अंदर ना, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके अंदर एक ऐसा आर्मेचर लेके आता हूँ। देखो भाई ये है अपने पास में क्या सर? गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और अब अपन ने क्या करा कि ये था अपने पास में वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। ठीक है, अब अपन लेकर के आते हैं स्लाइडर को। किसको लेके आते हैं सर? स्लाइडर को लेके आते हैं। ठीक है, ये रहा अपने पास में क्या? स्लाइडर रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख क्या होता है, ये स्लाइडर को अपन ने मूव करवाया, और स्लाइडर को अपन ने मूव किस तरफ करवाया? स्लाइडर को अपन ने मूव करवा दिया इस तरफ। ठीक है, जब स्लाइडर को मैं यहां से यहां मूव करवाऊंगा ना तो नाउ स्लाइडर मेरे को यहां पे दिखाई देगा ऑब्वियसली। ठीक है,
अब क्या होता है, स्लाइडर की जो लेंथ होती है ना, इसकी लेंथ को अपन L मान लेते हैं और जितना मैंने मूव करवाया इसको मैं X मान लेता हूँ, ठीक है। तो पहले इतने पूरे एरिया में फ्लक्स आ रहा था, अब मैंने इसको एरिया छोटा कर दिया तो क्लोज लूप वाला पार्ट कम हो गया। जब क्लोज लूप वाला पार्ट कम हो जाएगा तो अमाउंट ऑफ जो एरिया है वो कम हो चुका है। तो जब एरिया कम हो जाएगा तो मतलब क्या है, फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। अब कितना फ्लक्स चेंज होगा वो निकालना पड़ेगा। तो नाउ आप जरा समझे, अगर मैं आपसे बात करता हूं अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, अगर मैं आपसे बात करता हूं अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, कि कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, तो आप जरा फोकस करेंगे इस बात पे, आपको पल्ले पड़ेगा कि E इक्वल्स टू क्या होता है सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, देखो भाई, फाई का फॉर्मूला होता है B इंटू ए, ठीक है। तो एरिया यहाँ पे चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट बरकरार बनी हुई है, ठीक है। तो अब एक काम करना, B को रखना बाहर, उसके बाद क्या हो जाएगा सर, डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया, और एरिया हो जाएगा L इंटू एक्स, लेंथ इंटू ब्रेड्थ तो वैसे भी होता है। अब स्लाइडर को मैं ज्यादा आगे लेके चले जाऊं या कम पीछे लेके चले जाऊं उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेंथ तो बिल्कुल सेम ही रहने वाली है। तो B बाहर था, L भी बाहर हो गया और यहाँ बचेगा dx बाई dt। यार x बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है सर, वेलोसिटी। तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास में सर, वेलोसिटी आ जाएगा। एंड दिस V इज द वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर, and this V is the velocity of the slider, और ये जो E है this is the induced EMF, this E is the induced EMF, ठीक है। क्या आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई सर, बिल्कुल आ गई। और ये जो L है ना, दिस L इज द लेंथ ऑफ द स्लाइडर, और B के बारे में लिखने की जरूरत नहीं है, B इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन, ठीक है। ये खूबसूरत सा डेरिवेशन क्या आप लोग के दिमाग में चमक गया? यस सर, बिल्कुल चमक गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो अब उसके बाद जैसे आप इसको मूव करवाओगे तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा, बिकॉज ऑब्वियसली एरिया चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। ये सब आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। डायग्राम इसी पे अपन ने काम किया, कोई दो राय नहीं है इसके अंदर, सेम डायग्राम पे अपन ने भी काम किया था, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ, बेसिक आइडिया, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है भाई साहब, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। अब सुनते हुए चलना, एक और बहुत ही जबरदस्त पार्ट यहां पे शुरू हो चुका है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, ठीक है। देखो भाई, पहली बात तो तुम ये समझो कि जब ज्यादा करंट पास करेगा ना तो ज्यादा अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इक्वल टू लगाऊंगा ना तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो कि L होता है, अगर एक कॉइल की बात हो रही है तो इसमें L को कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, L को कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या फिर आप इसको सेल्फ इंडक्टेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या फिर सेल्फ इंडक्टेंस भी कह सकते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है, हेनरी। इसकी यूनिट क्या होती है सर, इसकी यूनिट होती है हेनरी। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब सेल्फ इंडक्शन करता क्या है, तो सेल्फ इंडक्शन अपोज करता है एनी चेंज इन द, देखो कॉइल जो होती है ना, वो किसी भी तरह के चेंज इन फ्लक्स को अपोज करती है, ठीक है। अब फ्लक्स में चेंजेस कब आएंगे भाई, जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कब आएगा, जब करंट में चेंज आएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बुनियादी तौर पे करंट को ही अपोज किया जा रहा है, ठीक है। चेंज इन फ्लक्स को अपोज करना मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करना, और मैग्नेटिक फील्ड कब चेंज होगी, जब करंट चेंज होगा। तो बेसिकली कहीं ना कहीं बुनियादी तौर पे करंट के चेंज को अपोज किया जा रहा है, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई। अब जरा गौर करना, इसके लिए बहुत ही प्यारी सी चीज तुमको मैं बताता हूँ। ये मेरे पास एक कॉइल है, ठीक है। मान ले कि मैंने इसमें ना जस्ट मैंने अभी स्विच को ऑन किया ही है, ये मेरे पास स्विच था, मैंने जस्ट स्विच को ऑन किया ही है। तो जब मैं स्विच को ऑन करूंगा ना तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो करंट है ना वो इंक्रीज होगा। स्विच को मैंने ऑन करा है तो ये जो करंट है ना ये इंक्रीज होगा, दिस इज बेसिकली इंक्रीजिंग करंट, दिस इज बेसिकली इंक्रीजिंग करंट। तो भाई यहाँ पर जो ईएमएफ होगा ना वो इंक्रीज इन करंट को अपोज करेगा, तो ईएमएफ काम करेगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। जो ईएमएफ है वो काम करेगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ना किसी भी कॉइल की, ये जो प्रॉपर्टी होती है ना किसी भी कॉइल की, जो चेंज इन करंट को अपोज करती है, रेजिस्टेंस जो होता है वो सीधे करंट को अपोज करता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो सीधे करंट को अपोज करता है। लेकिन जो इंडक्टर, भाई देखो इसको बोलते हैं इंडक्टर, ठीक है। इंडक्टर जो होता है ना वो करंट को अपोज नहीं करता है, वो चेंज इन करंट को अपोज करता है, ठीक है। अब एक और केस देखो, इसका अगला वाला केस, जैसे मान ले ये रहा मेरे पास कॉइल, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही यहां पर एक लगा दिया अपन ने बैटरी, ये लगा दिया अपन ने स्विच, और जैसे ही मैंने स्विच को यहां से तोड़ा,
जैसे ही मैंने स्विच को यहां से तोड़ा, मतलब मैंने स्विच को ऑफ किया, तो स्विच को ऑफ करने से क्या होता है कि जो करंट यहां पे जा रहा था ना, अब वो डिक्रीज होने लगेगा। ठीक है, जो करंट यहां पे जा रहा था ना सर, वो डिक्रीज होने लगेगा, तो उसको अपन बोल देंगे डिक्रीजिंग करंट। ठीक है, जो करंट यहां पे जा रहा है वो डिक्रीज होगा, तो उसको अपन बोलेंगे डिक्रीजिंग करंट। अगर करंट इस तरफ डिक्रीज होगा ना, तो भैया जो इंड्यूस ईएमएफ होगा ना, वो करंट को डिक्रीज भी नहीं होने देगा। ठीक है, गाड़ी स्लो पड़ गई इस तरफ जाने वाली, देखो गाड़ी अगर इस तरफ तेजी में जा रही है तो उसको रोकने के लिए पीछे की तरफ काम करेगा। ठीक है, तो मतलब जैसे पेरेंट्स काम करते हैं ना बच्चों के लिए, जैसे पेरेंट्स काम करते हैं ना बच्चों के लिए, कि यार जैसे अगर बच्चा बहुत तेज जा रहा है कहीं पे, ठीक है, अगर बच्चा मान ले बहुत तेज जा रहा है, कोई काम धड़ा धड़ करे आ रहा है, कुछ सोच नहीं रहा कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस के हो सकते हैं, तो भाई जो पेरेंट्स होते हैं ना, फिर उसको स्लो डाउन करने का काम करते हैं बच्चे को। ठीक है, हल्का सा उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। आया समझ के नहीं? लेकिन ऐसे मान लिया अगर बच्चा मोटिवेटेड नहीं है, बच्चा अगर आगे से आगे बढ़ रहा है जिंदगी में, लेकिन क्या उतना ज्यादा मोटिवेशन से नहीं बढ़ रहा है, तो पेरेंट्स यहाँ पे क्या काम करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, ये वाला आया समझ के नहीं आया? पक्का आ गया? तो भाई ये वाला जो फंडा है भाई, ये ऊपर वाला केस अलग था, नीचे वाला केस अलग था। ठीक है, मैं एक बार आप लोग को ये बता दूं, ऊपर वाला केस जो है वो अलहदा है, और ये नीचे वाला केस जो है वो अलहदा है। पक्का? पक्का? ये वाला फंडा क्लियर है? तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेना। तो ये होता है बेसिक फंडा फॉर सेल्फ इंडक्टेंस। ये सब पूरा क्लियर है। ठीक है, अब देखिए अगर ज्यादा सेल्फ इंडक्टेंस होगा ना, तो ज्यादा अपोज करेगा चेंज इन करंट को। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं कि मोर इज द सेल्फ इंडक्टेंस, मोर इज द सेल्फ इंडक्टेंस, more opposition will be caused to the, more opposition and delay will be caused, more opposition and delay will be caused to the change in current, more opposition and delay will be caused to the change in current। ये वाली खूबसूरत सी बात आप लोगों को समझ में अगर आ गई है, तो मैं चाहूंगा कि आप इस शानदार सी चीज का स्क्रीनशॉट लेंगे। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन सर। ठीक है, अब ना एक और बहुत ही प्यारी बात तुमको बता रहा हूं, इस पर तुम प्लीज ध्यान देना। ठीक है, मजा आ जाएगा भाई, मजा। ठीक है, एक तरफा मजा आ जाएगा। मान लिया अगर ऐसा होता है कि एक इंडक्टर मेरे पास ये है और एक इंडक्टर मेरे पास ये है। ठीक है, अब सुनना क्या होता है, जैसे मान ले इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है ना, वो है 10 हेनरी। ठीक है, और इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है, इसको अपन मान लेते हैं चल 40 हेनरी। ठीक है, अब जहां पे सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा होता है ना, वहां पे क्या, जहां पे सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा होता है ना, वहां पे बेसिकली क्या होता है कि चेंज इन करंट को ज्यादा अपोजिशन मिलता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि t = 0 पे करंट यहां पर भी कितना था, 0 था, और यहां पे जब चेक करा तो यहां पर भी t = 0 पे करंट कितना था सर, 0 था। लेकिन जैसे अपन ने ऐसा करा कि करंट हो रहा है मैक्सिमाइज यहां पे। ठीक है, तो यहां पे करंट को मैक्सिमाइज होने में मान ले समय लग रहा है 2 सेकंड का। ठीक है, लेकिन अब उसकी जब मैं बात करूंगा ना, अगर यहां पे 2 सेकंड में करंट मैक्सिमाइज हो रहा है, तो यहां पे करंट को मैक्सिमाइज होने में लग जाएंगे भाई साहब 10 सेकंड। आया समझ के नहीं आया? आया समझ के नहीं आया? क्यों ऐसा हो रहा है सर? बिकॉज अगर सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा होता है ना, तो करंट में चेंज को ज्यादा अपोजिशन मिलता है। करंट पीक तो यहां भी टच करेगा, करंट पीक तो यहां भी टच करेगा, लेकिन पीक को टच करना मतलब करंट का लगातार बढ़ना, और करंट को लगातार बढ़ने से अपोज दोनों ही कॉइल करेंगे, लेकिन ये ज्यादा अपोज करेगा बिकॉज इसका इंडक्टेंस ज्यादा है। तो यहां पे करंट इंक्रीज होगा, लेकिन समय लग जाएगा इसको बहुत ज्यादा। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई क्या? पक्का? मैं चाहता हूं आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पहले। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन हो चुका है सर। ठीक है, ओके, बढ़िया। अब आ जाओ सेल्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी के ऊपर। सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच द कॉइल अपोजेस एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इटसेल्फ। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, फॉर दिस इंडक्शन, फॉर दिस रीजन सेल्फ इंडक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अगर करंट जो है कॉइल में वो चेंज बाय वेरिंग द कॉन्टैक्ट पोजीशन ऑन अ वेरिएबल रेजिस्टर, अ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपीयर्स इन द कॉइल। ठीक है, अब मेरी बात सुनते हुए चलो, जैसे मान ले फॉर एग्जांपल, ठीक है, कॉइल
कॉन्टैक्ट पोजीशन, ठीक है। अब जब मैं कॉन्टैक्ट पोजीशन को चेंज करूंगा ना तो अमाउंट ऑफ करंट चेंज होगा, और जब अमाउंट ऑफ करंट चेंज होगा तो कॉइल की वही तो खास बात होती है कि कॉइल जो होती है ना वो अपोज करती है किसी भी तरह के चेंज इन द करंट को, तो फिर यहां पे प्रॉपर्टी काम करना शुरू कर जाएगी सेल्फ इंडक्शन की, ठीक है। ये खूबसूरत सी बात समझ में आ गई क्या? सेल्फ इंडक्शन तो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, और सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो फिजिकल पैरामीटर, जैसे कि एल, उसकी यूनिट क्या होती है? हेनरी, ठीक है, पक्का। So when the current is increasing, the self-induced EMF appears across the coil in a direction such that it opposes the increase in the current, ठीक है। और अगर करंट का भी डिक्रीज होगा तो EMF ऐसा इंड्यूस होगा जो कि करंट को डिक्रीज भी नहीं होने देगा। तो वो दोनों ही चीजें मैं आपको करवा चुका था। तो पहले वाले केस में इंड्यूस EMF का डायरेक्शन जो होगा ना, पहले वाले केस में इंड्यूस EMF का जो डायरेक्शन होगा ना वो करंट के ऑपोजिट होगा, तो यहाँ पे लिखा है डायरेक्शन ऑपोजिट टू द करंट। और जब करंट डिक्रीज होगा तो EMF इंड्यूस होगा सेम डायरेक्शन में, जब करंट डिक्रीज होगा तो EMF इंड्यूस हो जाएगा सेम डायरेक्शन में, ठीक है। यस सर, इसका भी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके रखा है। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या फिर इसी को सेल्फ इंडक्टेंस भी कहा जाता है। तो यहाँ पे फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई के बराबर हो गया था, फाई इज इक्वल्स टू एल आई आ चुका था, और एल इज बेसिकली अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये मैं आप लोग को बता चुका था, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहीं से ना जो होता क्या है कि जो बेसिक फॉर्मूला है ना वो हल्का सा मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। सर बेसिक फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई होगा जरा बताएंगे उसके बारे में? भाई बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। सुनो मेरी बात, क्यों नहीं बताएंगे। इंड्यूस्ड EMF तो सर E के बराबर है, ठीक है। नाउ फैराडे लॉ के अनुसार E इज इक्वल टू होता है सर माइनस का d∅/dt, ठीक है सर। माइनस का डिफरेंशिएशन, अच्छा फाई तो हो चुका है Li के बराबर, ठीक है। तो L को रख लेंगे बाहर, माइनस L बाहर हो चुका है, और यहाँ पे आ जाएगा सर di/dt। अब देख मैंने क्या कहा था कि अगर ऐसा होता है ना कि करंट अगर मान ले चेंज ही नहीं हो रहा है, ठीक है, मान ले कि करंट अगर चेंज ही नहीं हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस EMF को जीरो हो जाना चाहिए। सही बात है कि नहीं है? तो अगर मैं कहूं कि माइनस एल टाइम्स di/dt बेसिक फॉर्मूला है, तुम क्या कहोगे? सर बिल्कुल सही फॉर्मूला है, ठीक है। नाउ अगर करंट की वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है, तो बेसिक, अच्छा करंट की वैल्यू कांस्टेंट है, करंट अगर कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कांस्टेंट है, और मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है तो EMF इंड्यूस जीरो होना चाहिए। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस एल, और di/dt क्या हो जाएगा? जीरो, बिकॉज करंट कांस्टेंट था तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो, तो इंड्यूस EMF भी क्या हो जाएगा सर? जीरो के बराबर, ठीक है। अब ये लगता है कि हाँ यार जो अपन ने पढ़ के रखा है ना वो मैथमेटिकली कैलकुलस के सहारे से भी बाकायदा प्रूव हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है सर? ये सब पूरा फंडा क्लियर, ठीक है। आगे बढ़े, चला जाए इसके अंदर, ठीक है। तो इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, इसका अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो बेफिक्र होकर के इसका स्क्रीनशॉट लो और जल्दी लो, ठीक है। चलो हो गया सर, चले अब क्या आता है? हाँ वही वाला फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू माइनस एल टाइम्स di/dt हो चुका है। अब अपन निकालने वाले हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस निकलेगा किसी एक लॉन्ग सोलेनॉइड का। तो अब जरा यहां पे फोकस करो, कैसे करेंगे इसको अपन। जैसे मान ले अपने पास में एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, ठीक है। मान ले अपने पास में क्या है? एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, और इसमें से जो करंट पास कर रहा है वो करंट पास कर रहा है I के बराबर, ये करंट यहां से निकला I के बराबर। तो अब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है वो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से डेवलप हो रही है। यस सर, बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, ठीक है। यहां तक का फंडा क्लियर है सर? यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है, ठीक है। अब जरा ध्यान देना क्या करेंगे अपन इसमें आगे। नाउ भाई फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है सर? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है L इंटू आई, ठीक है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है सर? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है L इंटू आई। इसको रखते हैं फर्स्ट इक्वेशन के तौर पे, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? अगर मान लिया अपने पास n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड, अगर मेरे पास n नंबर ऑफ टर्न्स हैं सोलेनॉइड के, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड, फ्लक्स का फॉर्मूला वैसे क्या होता है? BA cos थीटा, मतलब BA हो जाएगा। अब अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो फ्लक्स हो जाएगा n टाइम्स BA। यस सर, बात तो बिल्कुल सही है। तो n को छोड़ देना, उसके बाद B का मतलब बेसिकली क्या होता है? मुन्नी वाला फॉर्मूला, तो म्यू नॉट
एन आई और बाकी ए लगा था तो ए लगा देना। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन को रहने देना, म्यू नॉट को रहने देना। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आई इंटू ए हो चुका है। तो फ्लक्स मेरे पास कितना हो जाएगा सर, म्यू नॉट एन का स्क्वायर आई ए ओवर लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। इसको बोल देंगे अपन एज द सेकेंड इक्वेशन। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं सर, कोई भी दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी है सर, इसकी लेंथ है अपने पास में सर एल के बराबर, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है सर, इसकी लेंथ है अपने पास में बाकायदा एल के बराबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है भाई, ये अपने पास आ चुका है। अब बस ये बनता है कि आप दोनों को इक्वेट करो और यहां से आपको मिल जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। दोनों को आप इक्वेट करो तो यहां से आपको मिल जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। आई से आई कट जाएगा तो एल अपने पास में कितना बचेगा सर, म्यू नॉट एन का स्क्वायर, आई से आई कट गया तो ए ओवर एल बच जाएगा, ठीक है। ये बच जाएगा अपने पास में सेल्फ इंडक्टेंस जब बीच में वैक्यूम होता है तो, ठीक है। लेकिन मान ले अगर कोई दूसरा मीडियम जो है ना वो मैंने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। मान ले फॉर एग्जांपल कि एक सॉफ्ट आयरन कोर है और इस सॉफ्ट आयरन कोर को अपन ने इंसर्ट कर दिया एक सोलेनॉइड के अंदर। क्या बोला मैंने, अपने पास एक सॉफ्ट आयरन कोर है और इस सॉफ्ट आयरन कोर को अपन ने इंसर्ट कर दिया है सोलेनॉइड के अंदर। ये सॉफ्ट आयरन कोर को अपन ने इंसर्ट कर दिया है इस सोलेनॉइड के अंदर। तो क्या होगा, 2 मिनट बस जरा ध्यान देना। इस सॉफ्ट आयरन कोर को अपन ने इंसर्ट कर दिया है किसके अंदर सर, सोलेनॉइड के अंदर इंसर्ट कर दिया है। तो अब यहां पे मसला क्या होगा, जरा इस बात पे गौर करते हुए चलना। देखो ये गया ऐसे, इसकी वाइंडिंग हो चुकी है भाई साहब, ठीक है। इसको अपन ने वाउंड कर दिया, इसकी वाइंडिंग बकायदा हो चुकी है और फिर यहाँ से निकल जाएगा। तो इसमें से करंट कितना है सर, आई के बराबर है। करंट यहाँ पे कितना है सर, आई के बराबर है। तो यहाँ पर जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है ना, मेरी बात सुनते हुए चलना, एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट की जगह बस म्यू लिख देना, एन स्क्वायर ए ओवर एल हो जाएगा। और अपन जानते हैं जो म्यू लिखा है ना, इसको आप म्यू नॉट म्यू आर एन का स्क्वायर ए ओवर एल बकायदा कह सकते हैं। दिस एल इज द सेल्फ इंडक्टेंस, यूनिट इज हेनरी। इतनी आरामदायक बात है, क्या आप लोगों को समझ में आ गई? पक्का जल्दी बताओ हाँ कि ना भाई। सिंपल चीज थी, मेरे ख्याल से यहां तो आपको कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी। क्लियर? यस सर, क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। अब आ जाओ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स पे। तो जो इंडक्टर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है जैसे कि रेजिस्टर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन करता था। तो यहाँ पे इंडक्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन जो है वो L1 प्लस L2 प्लस L3 हो जाएगा। अगर n नंबर ऑफ डिवाइसेस होंगे n नंबर ऑफ इंडक्टर्स होंगे तो Ln तक हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि n आइडेंटिकल है, मान लेते हैं कि n आइडेंटिकल इंडक्टर्स हैं तो क्या हो जाएगा, इंडक्टर ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू L प्लस L अप टिल ये अपने पास चलेगा n टाइम्स, ठीक है। अप टिल ये अपने पास चलेगा n टाइम्स। तो सीरीज का इंडक्टेंस जो है ना वो n टाइम्स L हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ये n टाइम्स L हो जाएगा। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। और इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है सर? इट इज हेनरी। क्या होती है इसकी यूनिट सर? ये हेनरी होती है, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर? जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेना भाई। अगर रजिस्टर पूरा क्लियर है ना तो बस यहाँ पे कुछ अलग थोड़ी ना, सेम ही चीज तो है। बस याद रखना बेसिक प्रॉपर्टी में बड़ा भारी अंतर है, ठीक है। रजिस्टर जो होता है ना वो करंट को अपोज करता है। फिर से बोल रहा हूं, रजिस्टर जो होता है ना वो करंट को अपोज करता है, लेकिन जो इंडक्टर, अरे इसको इंडक्टर बोलते हैं रे, ठीक है। ये जो बना हुआ ना ये इंडक्टर है और ये इसका इंडक्टेंस है। अरे जैसे ये रजिस्टर का सिंबल है और ये इसका रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर का सिंबल है, ये इसका कैपेसिटेंस है, तो वैसे ही ये इंडक्टर का सिंबल है और ये इसका इंडक्टेंस है। बोलो हाँ कि ना? यस सर, ठीक है। तो रेजिस्टर जो होता है ना वो सीधे स्ट्रेट अवे करंट को अपोज करता है। उसे इस बात से मतलब नहीं है कि करंट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, लेकिन जो इंडक्टर होता है वो चेंज इन करंट को अपोज करता है। इंडक्टर जो होता है वो चेंज इन द करंट को अपोज करता है, अपोज करता है। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई क्या सर? बिल्कुल बाकायदा बखूबी समझ में आ गई इतनी पूरी बात, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट तो ले चुके ना, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ भाई साहब यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। किस पे आ जाओ? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन में एक बात जरा ध्यान रखना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेट ऑफ करंट इज सेम, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज सेम। इसको लिखते हुए चलो, फॉर ऑल द इंडक्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन।
जितने भी इंडक्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हैं सब में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो बेसिकली सेम होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि पोटेंशियल सेम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि पोटेंशियल सेम होता है। हालांकि अगर हमें निकालना है इंडक्टेंस ऑफ द नेट पैरेलल कॉम्बिनेशन तो 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 अप टिल 1 इंडक्टेंस ऑफ द nth इंडक्टर। ठीक है, ये खूबसूरत सी बात क्या आप लोग के दिमाग में अच्छे से उतर गई है? सर बिल्कुल उतर गई है। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, फॉर 2 इंडक्टर्स इन पैरेलल, अगर 2 इंडक्टर्स हैं पैरेलल में, फॉर टू इंडक्टर्स इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर 2 इंडक्टर्स हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो क्या होता है पता है? 1 इंडक्टेंस ऑफ पैरेलल इज इक्वल टू 1 पहले वाले का प्लस 1 दूसरे वाले का। सॉल्व करेंगे तो L2 प्लस L1 L1 L2, और मुझे LP चाहिए होता है, इसको पलट देना तो L1 L2 L1 प्लस L2। इसी को अपन कहते हैं प्रोडक्ट अपॉन सम, इसी को अपन कहते हैं सर प्रोडक्ट अपॉन सम। ठीक है, तो जब इंडक्टेंस निकालना होता है आपको इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो आप इसको प्रोडक्ट अपॉन सम कर सकते हैं, लेकिन दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर 2 डिवाइसेस इन पैरेलल। याद रखना कि ये वाला फॉर्मूला जो है ना, दिस इज वैलिड ओनली फॉर 2 inductors in parallel. This formula is valid only for 2 inductors in the parallel combination. This formula is valid only for 2 inductors in the parallel combination. ठीक है, यस सर, यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है। मैं चाहूंगा कि इस जबरदस्त सी चीज का आप एक दफा स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। हो गया है 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। अब यहाँ देख लो, अगर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल इंडक्टर्स आ जाएंगे पैरेलल में तो क्या होगा? n identical inductors, n number of identical inductors अगर लग गए पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो क्या होगा? क्या होगा? होगा सर ये कि 1 इंडक्टेंस ऑफ पैरेलल इज 1/L प्लस 1/L, और ये चलेगा n टाइम्स 1/L 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 चलेगा, फॉर n टाइम्स चलेगा। तो 1 इंडक्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज 1/L इनटू चलने वाला है सर n नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो देयरफॉर इंडक्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज L/n। ठीक है, आपने एक बात गौर करी, सीरीज कॉम्बिनेशन में n इंटू एल आया था, यहाँ पे L/n आया था। ठीक है, L/n आ गया। इसका मतलब क्या होता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ना डिवाइसेस को यूज करने से इंडक्टेंस कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि चेंज इन करंट को कम अपोज करें तो सबसे अच्छी बात क्या होती है, आप समझ लो इस बात को कि देयरफॉर इंडक्टेंस जो होता है ना वो सीरीज कॉम्बिनेशन में बढ़ जाता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है वो घट जाता है। ठीक है, तो इंडक्टेंस इंक्रीजेस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इंडक्टेंस इंक्रीजेस in series combination, inductance increases in series combination but decreases in parallel combination, अरे बोलो हाँ कि ना। ठीक है, तो इंडक्टेंस इंक्रीजेस इन सीरीज कॉम्बिनेशन बट डिक्रीजेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये इसकी बड़ी खूबसूरत सी बात थी। मैं चाहूंगा कि इस शानदार सी चीज का भी आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलें, उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे बढ़ने वाले हैं। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन हो चुका है सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार, एक तरफा। अब आते हैं म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर। ठीक है, देखो भाई, म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है ना, ऐसे अगर, अच्छा ऐसा लड़कियों में बहुत होता है, लड़कियों का तो ऐसा बहुत होता है मेरे ख्याल से, लड़कों की भी दोस्ती बड़ी गहरी होती है, लेकिन लड़कों में फिर भी अपन क्या करते हैं कि अब सामने वाले दोस्त के उतने हर मैटर में अपन घुसते नहीं है, लड़कों में ऐसा होता है। लेकिन लड़कियों में क्या होता है कि उनका ना जो बहन चारा होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि 2 लड़कियाँ हैं, ठीक है, तो अभी अपन क्या है कि मैं बोलूँगा कि 2 लड़कियाँ हैं, लेकिन अभी ना हम इसको फिजिक्स के टर्म्स में 2 कॉइल्स के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। ठीक है, 2 कॉइल्स के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। ठीक है, तो जब एक कॉइल में करंट चेंज होता है तो वो उसको अपोज करती है। ठीक है, अगर खुद में एक ही कॉइल मान ले, ठीक है, उसमें चेंज इन करंट आ गया तो वो उसको अपोज करने बैठ जाती है। ठीक है, लेकिन म्यूचुअल में क्या होता है पता है, देखो अगर पहले वाले में करंट चेंज होगा ना तो इसमें ये तो अपोज करेगा ही करेगा, ये जो बाजू वाली है वो भी अपोज करेगी। ठीक है, ये तो अपोज करेगी और बाजू वाली जो है वो भी अपोज करेगी। ठीक है, तो लड़कियों में ऐसा बहुत होता है कि जैसे मान लो अगर ये पहले वाले में कुछ मैटर फंस रहा है, ठीक है,
तो ये तो अपोज करेगी, लेकिन अब भाई तुम्हें इसको भी झेलना है और जो उसकी सहेली है उसको भी झेलना है, क्योंकि क्या है, ना ये अपोज, ना ये मानने को तैयार, ना ये मानने देने को तैयार। आया समझ में? तो ये बाजू वाली कॉइल भी क्या है कि अरे अपोज कर करंट को, ठीक है। तो यहां जब करंट इंक्रीज हो रहा होगा ना, तो ये वाली कॉइल तो अपोज करेगी, बाजू वाली कॉइल भी अपोज करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो यहां पे जब दो कॉइल्स का यहां पे होता है ना पूरा मसला, तो इसे कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। अगर एक ही कॉइल है, उसमें करंट में आने वाले चेंज को अपोज किया जा रहा है, अगर एक ही कॉइल है और उसमें आने वाले करंट के चेंज को अपोज किया जा रहा है, उसे कहा जाएगा सेल्फ इंडक्शन। लेकिन अगर बाजू वाली कॉइल में भी अगर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, तो इसे कहा जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन। क्या कहा जाएगा इसको सर? इसे कहा जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन। मेरे ख्याल से ये बेसिक फंडा आपके दिमाग में क्लियर हो रहा होगा। तो क्या लिखा हुआ है? म्यूचुअल इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स, म्यूचुअल इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच ईच opposes any change in the strength of current flowing through the other by developing an induced EMF, ठीक है। अब सर ऐसा क्यों होता है? देखो, अगर पहले वाले में करंट चेंज हो रहा है तो पहले वाले में फ्लक्स चेंज हो रहा है। अगर एक घर में आग लगी है तो उसके जो बाजू वाला घर है, क्या वो सेफ रहेगा? सर थोड़ी बहुत लपटे तो वहां पर भी जाएंगी, ठीक है। अगर पहले वाले में फ्लक्स चेंज हो रहा है तो फिर दूसरे वाले के साथ जो फ्लक्स लिंक्ड है वो भी चेंज होगा। और तुम्हें बस ये चाहिए, अगर फ्लक्स में चेंज आ गया तो मतलब पक्की सी बात है लिखित तौर पे कि अगर फ्लक्स में चेंज आ गया तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। पहली वाली में फ्लक्स चेंज हुआ, पहली वाली में इंड्यूस हुआ ईएमएफ, सेल्फ इंडक्शन। लेकिन जो फ्लक्स का चेंज पहली वाली में है वही थोड़ा बहुत तो सेकंड वाली के साथ भी फ्लक्स का लिंकेज चेंज होगा ना। तो जब फ्लक्स यहां पे चेंज हो जाएगा तो यहां पर भी इंड्यूस ईएमएफ होगा। इसे कहा जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। क्या आपके दिमाग में ये वाला फंडा पूरा शानदार तरह से क्लियर हो गया? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। तो क्या लिखा हुआ है? म्यूचुअल इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स, म्यूचुअल इंडक्शन इज द, सेल्फ इंडक्शन एक ही कॉइल की प्रॉपर्टी है, म्यूचुअल इंडक्शन दो कॉइल की प्रॉपर्टी है। तो म्यूचुअल इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच ईच अपोजेस एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द अदर बाय डेवलपिंग एन इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। एक दफा जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। चले वे, बढ़िया, बहुत शानदार, एक तरफा आ गया समझ में? यस सर आ गया, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्शन में होता ये कि दो कॉइल्स का यहाँ पे होना लाजमी सी बात होती है। पहले वाले कॉइल में करंट जाएगा तो उसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा। अब अगर वो चेंजिंग करंट है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी जो है वो चेंज हो रहा होगा। तो ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है वो पहले वाले के साथ तो लिंक्ड है ही, साथ ही साथ दूसरी वाली के साथ भी लिंक्ड है। तो दूसरी वाली में क्या हो रहा है कि जो फ्लक्स उसके थ्रू पास कर रहा है वो फ्लक्स लगातार चेंज हो रहा है, जिस वजह से दूसरी वाली के अंदर भी करंट इंड्यूस हो जाएगा और इसी को कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? यस सर आ गया, ठीक है। तो अब जरा गौर करते हुए चलेंगे इस पर अच्छे से। म्यूचुअल इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स जिसके वजह से ईच अपोजेस एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द अदर बाय डेवलपिंग एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। सही बात है सर। नाउ इसको समझने के लिए अपने पास दो कॉइल्स होते हैं। तो अगर एक कॉइल में अपन ने स्विच को ऑन कर दिया है तो फिर फ्लक्स चेंज होगा, तो उसका फ्लक्स का चेंज नेबरिंग कॉइल के साथ भी एसोसिएटेड होता है। इसका की पॉइंट क्या होता है कि द चेंज इन फ्लक्स इज एसोसिएटेड विद द नेबरिंग कॉइल एज वेल, ठीक है। द चेंज इन फ्लक्स is associated, the change in flux is associated with the neighboring coil also, ठीक है, is associated with the neighboring coil also, the change in flux is associated with the neighboring coil also। आ गया समझ में? यस सर बिल्कुल आ गया, विद द नेबरिंग कॉइल ऑल्सो, ठीक है। ये वाला फंडा आप लोग को बहुत ही शानदार जानदार तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब इसको आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया था, है ना। अब जरा कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो भाई देखना, फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई तो पहले भी था, ठीक है, लेकिन जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की बात आई थी ना तो सेल्फ इंडक्शन के लिए एल अपन ने यूज कर लिया था, और जब बात आएगी म्यूचुअल इंडक्शन के लिए तो फिर अपन यहाँ पे यूज करेंगे एम। क्या यूज करने वाले हैं अपन यहाँ पे? एम यूज करने वाले हैं। एम इज द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। m is basically the coefficient, m is basically the coefficient of mutual induction
M इज बेसिकली द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या फिर कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसकी भी यूनिट क्या होती है सर, इसकी भी यूनिट जो है ना बेसिकली वो हेनरी के बराबर ही होती है, कोई इसमें दो राय नहीं होती है, ठीक है। तो देखो अब E इज इक्वल टू क्या था, माइनस डी फाई बाई डी टी, तो वैसे भी होता ही है, तो माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लक्स तो होता ही है, तो फ्लक्स अगर M इंटू आई के बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे अपन एक काम करेंगे, माइनस M को बाहर रख लेंगे और ये हो जाएगा तुम्हारे पास में डी आई बाई डी टी, ठीक है। तो वही इक्वेशन आप लोग के सामने यहाँ पे भी लिखी हुई है। मैं समझता हूँ कि आप इस बात को स्क्रीनशॉट लेंगे, और अगर तुम कॉपी किताब लेके बैठे हो और नोट कर रहे हो तो फिर मैं क्या बताऊँ, तुम्हारे लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है भाई, सच में, ठीक है। स्क्रीनशॉट वालों का क्या होता है भाई, अभी तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब तुम पढ़ोगे इसको मान लो 2 हफ्तों के बाद, ठीक है। तो तुम्हारे स्क्रीनशॉट्स में सिर्फ ये एमबी की पिक्स होती हैं क्या, नहीं सर। जब स्क्रीनशॉट्स खोलेंगे ना तो ऐसे स्क्रीनशॉट्स बहुत सारे मिलने वाले, अब उसमें तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि काम के स्क्रीनशॉट कौन से थे, ठीक है। और उसमें भी क्या होता है, कई बार अपन क्या स्क्रीनशॉट ढूंढने में लग गए और दिख गए कुछ दूसरे स्क्रीनशॉट, अब उसी में लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसा भी हो जाता है ना। तो इसलिए कह रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट तो मतलब लास्ट ऑप्शन रखा करो, ठीक है। अब आते हैं सर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड्स, ठीक है। ये दो सोलेनोइड्स हैं जो कि सेम एक्सिस मतलब कॉमन एक्सिस शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों सोलेनोइड्स का, ये छोटा वाला सोलेनोइड, ये बड़ा वाला सोलेनोइड, क्या शानदार डायग्राम है लेकिन ये, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि ये कॉमन को एक्सिस जो है ना वो शेयर कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे निकलने वाला है म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्या निकलने वाला है सर, यहाँ पे अपन निकालेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब जरा फोकस करना, देखो ऐसा मान लेते हैं कि ये अपने पास है पहला वाला कॉइल, ठीक है। ये मान लेते हैं अपने पास क्या है सर, पहला वाला कॉइल है, ठीक है। और क्या होता है कि दे आर बेसिकली, अब दो होंगे कॉइल्स यहाँ पे, तो कॉमन एक्सेस वो शेयर करेंगे, ये इसकी कॉमन एक्सेस हो गई। अब क्या होता है कि अपन लेकर के आते हैं एक दूसरा वाला कॉइल, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा वाला कॉइल लेकर के आ गया मैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये थोड़ा सा क्या है, मैं बड़ा वाला कॉइल लेकर के आ गया हूँ, ठीक है। अब देख इसमें क्या होता है ना कि जैसे मान ले कि करंट जो है ना, अगर मान लेता हूँ करंट जो है वो दूसरे वाले कॉइल में से पास कर रहा है, करंट जो है वो दूसरे वाले कॉइल में से पास कर रहा है, तो उसको I2 बोलूंगा, ठीक है। मतलब व्हाइट वाला जो है वो कॉइल 1 है और येलो वाला जो है वो कॉइल 2 है, ठीक है। तो अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी सर, इस पे फोकस करना, ठीक है। ये येलो वाले में से अपन ने फील्ड, येलो वाले में से अपन ने करंट को पास करवा दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड येलो वाले में प्रोड्यूस होगी, तो कुछ इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। कुछ इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड जो है ना शानदार सी वो प्रोड्यूस होने वाली है। यस सर, बढ़िया लग रहा है, शानदार लग रहा है सर, शानदार जानदार, ठीक है। तो ये बड़ी वाली कॉइल में करंट था, तो बड़े वाले कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड जो है, बड़े वाले कॉइल में करंट था तो बड़े वाले कॉइल में से जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो बाकायदा इसके थ्रू पास करिए, बोलो हाँ कि ना। यस सर, ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, करंट बड़े वाले में था तो म्यूचुअल इंडक्शन किस में हो रहा होगा सर, दूसरे वाले में, ठीक है। तो म्यूचुअल का मतलब ही होता है कि दूसरे वाले कॉइल में इंडक्शन होना पहले वाले की तरफ से, ठीक है। दूसरे वाले कॉइल में इंडक्शन होना पहले वाले, अच्छा एक सेकेंड, ये करंट दूसरे वाले में था ना तो इंडक्शन पहले वाले में होगा, मुझे माफ करो, करंट जो था वो दूसरे वाले में था तो इंडक्शन फिर पहले वाले में होगा, ठीक है। तो पहले वाले का इंडक्शन दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में, इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, इसका फॉर्मूला आता है म्यू नॉट N1 N2 L पाई टाइम्स R1 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप समझे हर एक बात को अच्छे से। दिस L इज बेसिकली द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, ठीक है। ये जो अपने पास में सोलेनोइड है ना, इसकी लेंथ कितनी है सर, L के बराबर है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पहले वाले का दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में बेसिकली म्यू नॉट, N1 मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पहले वाले का, N2 मतलब नंबर ऑफ टर्न्स दूसरे वाले का, L का मतलब लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, पाई इंटू R1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 1, बस बात यहीं पे खत्म, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे वाले पे, अब आ जाओ एक दूसरे वाले फॉर्मूले के ऊपर। ऐसे ही दो कॉइल्स होंगे अपने पास, कोई दो राय नहीं है इसके अंदर, ऐसे ही दो कॉइल्स होंगे अपने पास, ठीक है। तो ये रहेगा पहला वाला कॉइल, ये रहेगा पहला वाला कॉइल, और उसके बाद कॉमन एक्सेस ये शेयर कर ही रहा है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन एक्सेस ये शेयर कर ही रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बड़ा वाला कॉइल होगा ना मैं वो बनाता हूँ, 2 मिनट ध्यान देना। अब जो बड़ा वाला कॉइल होगा मैं वो बनाता हूँ, देखो। तो ये रहेगा भाई साहब बड़ा वाला कॉइल, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है।
सर सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, ये रहेगा सर बड़ा वाला कॉइल, ठीक है। अब पहले क्या हुआ था कि करंट जो था ना वो कॉइल नंबर 2 में था। अब क्या करते हैं अपन, करंट मारते हैं कॉइल नंबर 1 के अंदर। अब अपन क्या करते हैं सर, करंट मार देते हैं अपन कॉइल नंबर 1 के अंदर। तो यहाँ पे अपन ने करंट मार दिया है I1 और करंट यहाँ से एग्जिट ले लेगा सर I1, ठीक है। अब ये क्या है, छोटा वाला मतलब व्हाइट वाले के अंदर करंट है, तो इसी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हो जाएगी, इसी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है सर। यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है, इसी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हो जाएगी, इसी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हो जाएगी। तो ये रहेगी मैग्नेटिक फील्ड। अब मेरी बात सुनते हुए चलना, करंट किस में है सर, करंट कॉइल नंबर 1 में है, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस किस में निकालेंगे, करंट अगर कॉइल नंबर 1 में है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस दूसरे वाले में निकालेंगे। और मजे की बात क्या है सर, फॉर्मूला यहां पर भी सेम होता है, म्यू नॉट N1 N2 L पाई इंटू R1 का स्क्वायर, ठीक है। तो पाई इंटू R1 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, एरिया, ठीक है। और एरिया अपन लेते हैं हमेशा इनर वाले सोलेनोइड का, एरिया हमेशा लिया जाता है किसका सर, इनर वाले सोलेनोइड का, ठीक है। तो ये जो येलो वाला अपन ने बना के रखा है ना, दिस इज द आउटर सोलेनोइड। ये जो येलो वाला अपन ने बना के रखा है ना, दिस इज द आउटर सोलेनोइड, येलो वाला दिस इज द आउटर सोलेनोइड। और जो व्हाइट वाला बना करके रखा है अपन ने, दिस इज द इनर सोलेनोइड, ठीक है। जो व्हाइट वाला अपन बना करके रखेंगे ये हो जाएगा अपने पास में क्या, इनर सोलेनोइड। व्हाइट येलो वाला जो अपन ने बना के रखा है वो तो आउटर है, और जो व्हाइट वाला बना करके रखा है दिस इज द इनर सोलेनोइड, ठीक है। तो इनर सोलेनोइड का जो एरिया होगा वो होगा पाई इंटू R1 का स्क्वायर। ये वाली बात समझ में आ गई क्या, ऐसे ये वाली बात समझ में आ गई है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई साहब। और मैं तो बोल रहा हूँ बनाते हुए चलो, अलग ही तरह से ये फंडा क्लियर होते हुए चलेगा। सही लग रहा है डायग्राम, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। यस सर, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन हो चुका है सर, ठीक है। चले ये वाला फंडा इज ऑल डन फॉर यू। अब आते हैं अपन एसी जनरेटर के ऊपर, ठीक है। ये इसका है आखिरी अंतिम टॉपिक। तो क्या लिखा है सर इसके अंदर, देखो, एन एसी जनरेटर या डायनामो इज अ मशीन विच प्रोड्यूसेस ऑल्टरनेटिंग करंट एनर्जी फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी। एक एसी जनरेटर जो होता है ना, इसका काम क्या होता है, ये मैकेनिकल एनर्जी ऑफ रोटेशन को कन्वर्ट कर देता है ऑल्टरनेटिंग करंट एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बिकॉज यहां पर भी क्या होता है कि जैसे मान लो मेरे पास एक कॉइल है, ठीक है। अब मेरे पास ये कॉइल है, ठीक है। मैंने अगर इसको ऐसे रोटेट करा तो क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक है इसके साथ वो चेंज हो जाएगा। और जब अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक जो चेंज हो जाता है तो वहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, वहां पर बेसिकली करंट इंड्यूस होता है, एंड दैट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो वही वाला फंडा अपन को यहाँ पे भी यूज करना पड़ता है, इसलिए कहा जाता है कि एसी जनरेटर जो है ना वो बेस्ड है ऑन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। यस, द जनरेटर्स वर ओरिजिनली डिजाइंड बाय बेसिकली निकोला टेस्ला। और जो वर्ड है जनरेटर वो एक मिसनोमर है, बिकॉज ये कुछ जनरेट नहीं कर रहा है, इसका नाम ऑल्टरनेटर होना चाहिए, क्योंकि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो चले फिलहाल के लिए एसी जनरेटर पकड़ लो या फिर डायनामो, इसका आउटपुट क्या होगा सर, ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। चले अब इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है, तो एन एसी जनरेटर या फिर डायनामो इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ ईएमआई electromagnetic induction, that is whenever the amount of magnetic flux linked with a coil changes, जब भी अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो वहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। वहां पर क्या इंड्यूस हो जाएगा बेटा, वहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा इन द कॉइल। एंड वो ईएमएफ कब तक रहेगा, वो ईएमएफ तब तक रहेगा जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज बना रहेगा, ठीक है। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक वहां पर ईएमएफ इंड्यूस होगा। फिर से बोल दूं, जब तक अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक वहां पर ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा। जैसे ही अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज खत्म हो गया, जैसे ही अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया, तो वैसे इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी सर, 0 हो जाएगी, ठीक है। और जो डायरेक्शन होती है ना इंड्यूस करंट की, वो अपन कैसे निकालते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इस बात का खास ख्याल रखना कि द डायरेक्शन, इस बात का खास ख्याल रखना कि द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन The circuit is given by Fleming's right hand rule। मैं कहता हूं फादर मदर चिल्ड्रन, क्या बोलता हूं, फादर मदर चिल्ड्रन, ठीक है। एफ से फादर, एफ से फोर्स, एम से मदर, एम से मैग्नेटिक फील्ड, सी से चिल्ड्रन, सी से करंट हो जाता है, ठीक है। ये वाला फंडा क्लियर है, यस सर, ये वाला फंडा सुप्रीमली क्लियर है, ठीक है। अब आपको लेके आते हैं इसके पूरे कंस्ट्रक्शन के ऊपर, साक्षात में कंस्ट्रक्शन आपको स्वयं करके दिखाता हूं, ठीक है। तब तुमको सही से ये चमकेगा पूरा फंडा। रेडी हो भाई, यस सर बिल्कुल रेडी है। तो अपन ने यहाँ पे बनाया एक
अपन ने ये नॉर्थ पोल ले लिया, एक अपन ने यहाँ पे साउथ पोल ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको मानते हैं अपन नॉर्थ पोल, इसको मानते हैं चल अपन साउथ पोल। ठीक है, अब उसके बाद फिर अपन क्या करते हैं, एक लैमिना। ठीक है, लैमिना समझते हो ना, दिस इज ऑल्सो अ लैमिना बेसिकली, ऐसा अपन मानते हैं, पतला कर दो पतला। ठीक है, तो लैमिना एन नंबर ऑफ टेल्स भी लगा सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे थोड़ी सी मेरे को ओपनिंग चाहिए, तो अपन को यहाँ पे हल्का सा छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब जरा इसके नामकरण कर दें, तो ए रख दो, इसका नाम बी रख दो, इसका नाम सी रख दो, इसका नाम डी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पे ना दो छोटे छोटे अपन क्या रिंग्स लेकर के आते हैं। ठीक है, एक रिंग ये लेकर के आ गए और एक रिंग अपन ये लेकर के आ गए, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, अब देख क्या होता है कि यहाँ से ना जो वायर है, ये वाला वायर आएगा यहाँ से, और इसकी फिर अपन वेल्डिंग कर देंगे इस रिंग के साथ, और जो ये वाला वायर है वो इस वाले रिंग के ना बीच से निकल जाएगा। मैंने नॉर्मल लेक्चर में भी बताया था कि जैसे मान लिया अगर ये रिंग है ना, तो रिंग के ऐसे बीच में से निकल रहा है ये वाला वायर, तो इसमें कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, रिंग के साथ में कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा कि ये वाला वायर जो है ना, इसको अपन ने यहाँ पे अटैच कर दिया है। ठीक है, ये रिंग 1 था, ये रिंग 2 था, और इसी के समीप, इसी के पास में अपन एक कार्बन ब्रश लगा देंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बन ब्रश, इसको अपन ने यहाँ पे लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं सर, भर दो इसको पूरा। ये लगा दिया कार्बन ब्रश एक अपन ने यहाँ पे, और ये लगा दिया एक कार्बन ब्रश अपन ने यहाँ पे। ठीक है, अब देख क्या होता है कि भाई यहाँ से ना वायर खींच लेना, और यहाँ पे रहेगा तेरे पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रहेगा तेरे पास में क्या, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रहेगा। अब मेरी बात पे अच्छे से फोकस करते हुए चलना। अब देख क्या होता है, यहाँ पे ना क्या हुआ है कि अपन जैसे मान लेते हैं कि अपन इसको घुमाने वाले हैं अबाउट द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मान लो कि हम इसको घुमाने वाले हैं अबाउट द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये जो ए बी वाला सेक्शन है, इस पे फोर्स बाहर लगेगा और इस पे फोर्स अंदर लगेगा, तो इसको अपन ऐसे घुमाने वाले हैं। ठीक है, तो इस वाले सेक्शन पे फोर्स लग रहा है कहां, बाहर की तरफ। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया इस तरफ, तो फोर्स इधर, मैग्नेटिक फील्ड यहां, तो करंट कहां चले जाएगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, यस सर, बढ़िया। तो करंट गया ऐसे ऊपर की तरफ, करंट यहां से घूमते आ गया नीचे की तरफ, करंट यहां पे आ गया और इसके थ्रू पास करके करंट चला गया नीचे की तरफ, इस वाले में पूरा करंट फैल गया, और फिर इसके सहारे कंडक्टिंग पाथ था, तो करंट यहां से आ गया। तो करंट इस दफा जो अपन को समझ में आ रहा है वो लग रहा है कि सर लेफ्ट हैंड साइड करंट जा रहा है, इसमें जाएगा, फिर इसमें पूरा करंट फैल जाएगा, तो इसके थ्रू ऊपर निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आया समझो फंडा? यस सर, आ गया। अब चेक करना पड़ेगा आफ्टर हाफ रोटेशन क्या होता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही तो होती है, ये समझना कि भैया आफ्टर हाफ रोटेशन क्या होता है, ये समझ जाओगे मजा आ जाएगा। ठीक है, अब कहानी शुरू होने वाली है आफ्टर हाफ रोटेशन। ठीक है, कहानी चलने वाली है आफ्टर हाफ रोटेशन। ठीक है, रेडी है सर? बिल्कुल रेडी है। तो बनाओ ये दो मैग्नेटिक पोल्स। भाई तुम मुझे बताओ, जब ये आर्मेचर ऐसे घूम भी रहे, ठीक है, तो इस आर्मेचर के घूमने से एक्सटर्नल नॉर्थ और साउथ पोल पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? अरे नहीं सर, वो तो बिल्कुल वहीं के वहीं रहेंगे जहां पे वो थे, वो तो बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं के वहीं रहेंगे जहां पर वो थे सर। ठीक है, तो ठीक है भैया, बढ़िया 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 बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है इनको, मतलब ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एक काम करो, नॉर्थ और साउथ नाम तो देने इसको अपन कम से कम। तो यस सर, ये नॉर्थ वाला नॉर्थ ही रहेगा, साउथ वाला साउथ यहीं पे रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले। ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलना अच्छे से। तो ये अपन रखते हैं इसका आर्मेचर, क्या रखा अपन ने इसका सर, ये रखा अपन ने इसका आर्मेचर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देख क्या होता है, बात समझना मेरी अच्छे से। ये रहेगा इसका आर्मेचर। ठीक है, अब इसका देखो क्या होता है ना कि बेसिकली हुआ ये सुनो, हुआ बेसिकली ये कि ए बी वाला सेक्शन उठ के वहां चला गया और सी डी वाला सेक्शन उठ करके इस तरफ आ गया। ठीक है, तो अब ए बी चले जाएगा यहाँ पे राइट हैंड साइड में, और सी डी चले जाएगा दरअसल यहाँ से लेकर के यहाँ तक। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब ना जरा इन रिंग्स के ऊपर, अंगूठियों के ऊपर जरा फोकस करते हुए चलना। ठीक है, ये भी कंडक्टिंग रिंग्स है, बड़ी काम की है, इनके बिना फिर काम होगा ही नहीं। ठीक है, ये अपने पास दो कंडक्टिंग रिंग्स थी। ठीक है, अच्छा इसको अपन नामकरण कर दें क्या? बिल्कुल कर देते हैं सर। ये जो रिंग है ना, ये रिंग पहला वाला है, ये रिंग दूसरा वाला है, ये ब्रश पहला वाला है, और ये ब्रश पहला वाला है, और ये ब्रश दूसरा वाला है। ठीक है, अब जरा वहां पे फोकस करना। देखो क्या होता है ना,
बात समझो मेरी, ये जो ए बी वाला सेक्शन था उसका वायर छोटा था, ठीक है, ए बी वाले सेक्शन का वायर है छोटा, वो घूम करके पहुंच जाएगा उस तरफ, तो उसको अपन बनाते हैं कि ए बी वाले सेक्शन का वायर है छोटा और वो घूम के पहुंच जाएगा उस तरफ। सिमिलरली फोकस ऑन सी डी, तो सी डी वाले सेक्शन का वायर है बड़ा, वो घूम के चले जाएगा इस तरफ, बिकॉज हो चुका है हाफ रोटेशन, ठीक है, तो सी डी वाले सेक्शन का वायर है बड़ा, तो फिर वो यहां पे आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब सुनो, कार्बन के वो कार्बन ब्रशेस बेसिकली क्या करते हैं? कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड करते हैं यार, ठीक है। और ये ना याद रखना कि ब्रशेस और रिंग में सिर्फ स्लाइड कांटेक्ट होता है। वायर आया, वायर की वेल्डिंग हो चुकी है रिंग के साथ, तो रिंग रोटेट करेगा तो वायर भी घूम जाएगा, आर्मेचर भी घूम जाएगा। लेकिन ब्रशेस और रिंग में ना बस स्लाइड कांटेक्ट होता है, इतना कि बस करंट पास कर जाए। लेकिन अगर मैं अगर मैं रिंग की और ब्रश की वेल्डिंग कर दूंगा ना, तो भाई रिंग करेगा रोटेट, तो ये ब्रश भी करेगा रोटेट, तो नीचे का पूरा एक्सटर्नल सर्किट जो है ना वो ऐसे घूम जाएगा, चक्कर घिन्नी बन जाएगी और अल्टीमेटली फिर क्या हो जाएगा? इंटैंगल्ड बन जाएगा सर्किट, और फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो इसलिए क्या करते हैं अपन कि ब्रशेस की और रिंग की कभी वेल्डिंग नहीं की जाती, इस बात का आप खास ख्याल रखें, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा सर? उसके बाद जो एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द सर्किट है दैट रिमेन्स अनअफेक्टेड, उस पर कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका रेजिस्टेंस कितना है सर? इसका रेजिस्टेंस R, ठीक है। अब जरा फोकस करना अच्छे से, बहुत ही शानदार जानदार तरह से देखो, इसको अपन घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो लेफ्ट वाले सेक्शन पे जो भी आएगा ना उस पे फोर्स कहां लगने वाला है? बाहर की तरफ। हम इस आर्मेचर को कैसे घुमा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो ये लेफ्ट वाले सेक्शन पे जो भी आने वाला है उस पे फोर्स कहां लग जाएगा सर? बाहर की तरफ, ठीक है। तो यस सर, यहाँ पे फोर्स लग जाएगा बाहर की तरफ, तो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड देखो, फोर्स इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है। एक सेकेंड यहाँ पे क्या हो गया था भाई साहब? यहाँ पे अच्छा, अरे लेफ्ट हैंड नहीं राइट हैंड रूल को यूज करना है। फोर्स, वही तो गलती हो गई, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड कहीं गया ऊपर की तरफ। अब यहाँ देखना क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड जाती है नॉर्थ से साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ चली गई और फोर्स तो ऐसे बाहर आ ही रहा है, तो करंट अगेन जाएगा सर ऊपर की तरफ। करंट कहाँ जाएगा सर? करंट जाएगा अगेन सर ऊपर की तरफ। अब जरा ध्यान देना भाई, आप बेसिकली क्या बना रहे हो? यू आर बेसिकली मेकिंग एन एसी जनरेटर, मतलब एक ऐसा करंट इंड्यूस हो जाना चाहिए जो कि अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज कर रहा हो, बिकॉज अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज करेगा तभी उसे कहा जाएगा ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अब जरा गौर करें आप अच्छे से, करंट आया ऐसे करके, तो सर करंट आएगा और करंट यहां पे लग जाएगा, ठीक है। अब ये जो वायर है ना, इसका दरअसल वेल्डिंग है रिंग के साथ, ठीक है। तो जैसे करंट वहां से आएगा ऐसे नीचे घूमता हुआ, तो ये रिंग R1 में पूरा करंट फैल जाएगा और फिर इस ब्रश के सहारे करंट जो है वो इस तरफ को निकल लेगा, और करंट इसके बाद फिर राइट में आपको जाता हुआ नजर आएगा। उसके बाद करंट पहुंचेगा यहां तक, उसके बाद करंट इस वाले पूरे रिंग में फैल जाएगा, और फिर करंट जाएगा ऐसे ऊपर, और फिर करंट जाएगा दरअसल ऐसे करते हुए, ठीक है। अब मेरी एक बहुत ही खूबसूरत सी बात सुनते हुए चलना भाई। पहले वाले केस में क्या हुआ? देखो, ये जो मैंने पूरी कहानी सुनाई है ना, ये मैंने सुनाई है फॉर वन कंप्लीट रोटेशन, ABCD यहाँ पे, ठीक है। फिर ये ऐसे झटका खा गया, तो अब ये AB इधर आ गया, CD यहाँ पे आ गया, फिर ऐसे घूम जाएगा, और ये फिर ऐसा पूरा प्रोसेस जो है वो अपन चलाते रहेंगे, ठीक है। अब जरा फोकस करते हुए चलना भाई। पहले हाफ रोटेशन में करंट आया लेफ्ट हैंड साइड में, और अगले हाफ रोटेशन में करंट आ गया राइट हैंड साइड में। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो करंट डेवलप हो रहा है दैट इज बेसिकली ऑल्टरनेटिंग करंट इन नेचर। क्या आप लोग को ये खूबसूरत सी बात समझ में आ गई? यस सर, पक्का? 3, 2, 1 रेडी गो। सुपर क्लियर हो चुका है सर, सुपर डन हो चुका है सर, ठीक है। ये होता है सबसे जबरदस्त चीज। यस सर, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा फंडा क्लियर है सर, ठीक है। तो ये इसका था पूरा का पूरा सेटअप। अब उसके बाद देखना आर्मेचर क्या होता है। तो आर्मेचर वो जो ABCD था ना, दिस ABCD इज बेसिकली कॉल्ड एज आर्मेचर। ABCD दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज आर्मेचर, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है सर इसके अंदर? तो ABCD इज अ रेक्टेंगुलर आर्मेचर कॉइल, इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। अगर चाहो तो बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स को एकदम चिपका करके लगा देना। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज्यादा EMF इंड्यूस होगा, और उतना ही शानदार करंट जो है आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर सर? इसके अंदर लिखा हुआ है कि ABCD इज द रेक्टेंगुलर आर्मेचर कॉइल, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ओवर लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर आई से कर देंगे इसको अपन रिप्रेजेंट, यहां पे भी कर देते हैं भाई साहब। ये सॉफ्ट आयरन कोर ये आई अपने पास, ठीक है।
लैमिनेटेड कोर। अब क्या हो रहा है कि द कॉइल कैन बी रोटेटेड अबाउट द सेंट्रल एक्सिस, कॉइल को अपन घुमा भी तो रहे हैं, अबाउट द सेंट्रल एक्सिस घुमा रहे हैं अपन इसको, ठीक है। अब उसके बाद फील्ड मैग्नेट्स क्या होते हैं, तो यार जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है वो किसने प्रोड्यूस करी है, तो नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल आर द पोल पीसेस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, दीज आर द पोल पीसेस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। अब सर व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, अगर करंट की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, इन विच द आर्मेचर कॉइल इज रोटेटेड। सही बात है भाई, इस एक्सटर्नल फील्ड के अंदर ही इस आर्मेचर कॉइल को जो है रोटेट किया जा रहा है, पक्का पूरा फंडा क्लियर। नाउ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चेक करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस राइट हैंड साइड में जा रही हैं और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रहा, फिर से बोल दूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस राइट हैंड साइड में जा रही हैं और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रहा, तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द रोटेशन एक्सिस इटसेल्फ। यस सर, बात तो बिल्कुल सटीक है। उसके बाद याद रख लो कि मैग्नेटिक फील्ड का जो ऑर्डर है वो 1 से लेकर के 2 टेस्ला के बीच में रहता है, ठीक है। उसके बाद स्लिप रिंग्स हमने यूज करी है, बिल्कुल यूज करी है सर स्लिप रिंग्स, ठीक है। R1 एंड R2 आर द 2 हॉलो मेटालिक रिंग्स जिसके दोनों एंड्स में आर्मेचर का कॉइल जो है वो फंसा हुआ है। देखो आर्मेचर का एक एंड R1 में फंसा हुआ है और आर्मेचर का जो दूसरा एंड है वो R2 के अंदर फंसा हुआ है, ठीक है। तो दीज आर कनेक्टेड, दीज रिंग्स रोटेट विद द रोटेशन ऑफ द कॉइल्स, बिल्कुल सही बात है। जैसे ये आर्मेचर कॉइल मूव करेगा तो आर्मेचर कॉइल की रिंग के साथ में हो चुकी है वेल्डिंग, तो जैसे आर्मेचर कॉइल का रोटेशन शुरू हो जाएगा तो ऐसे ही रिंग्स का भी जो अपने पास रोटेशन है वो शुरू हो जाएगा, जस्ट बिकॉज आर्मेचर की और रिंग की हो चुकी थी वेल्डिंग, ठीक है सर। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया। तो एक काम करो, इस थ्योरी का सबसे पहले जो ये वाला हिस्सा है ना इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन हो चुका है सर, ठीक है। आगे बढ़े, यस सर पूरा क्लियर है। अब जो ब्रशेस थे B1 और B2 जो है ना वो 2 फ्लेक्सिबल मेटल प्लेट्स हैं ऑफ कार्बन रॉड्स हैं, इसको अपन कार्बन ब्रशेस भी कहते हैं। तो B1 B2 आर बेसिकली कॉल्ड एज कार्बन ब्रशेस आल्सो, सिर्फ इनका याद रखना कि स्लाइट कांटेक्ट में है। ये जो ब्रशेस है ना वो रिंग के साथ बस स्लाइड कांटेक्ट में ही है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सर ये जो मसला है ना ये कैसे आ गया, तो अभी मैंने आप लोग को दिखाया थोड़ी देर पहले इस चीज के बारे में कि यार इंड्यूस्ड ईएमएफ बेसिकली कैसे निकलता है, बताया था ना। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज बेसिकली इवैल्यूएटेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और फिर मैंने ये करवाया था कि भाई एक काम करो, देख ही लो, फाई को एक काम करो BA और उसके बाद cos थीटा में खोल दिया था, cos थीटा वॉज बेसिकली cos ओमेगा टी। आ गया कुछ याद, यस सर आ तो गया, तो -BA था लेकिन सर फिर भी कर दो, तो मैं कर देता हूँ ना भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ cos ओमेगा टी। तो सर cos ओमेगा टी का क्या होता है डिफरेंशिएशन, सर ये होता है माइनस साइन ओमेगा टी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस BA साइन ओमेगा टी, और फिर यहाँ पे ओमेगा भी आ जाएगा। अब अगर देखो n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए चाहिए, अगर तेरे पास मान ले n नंबर ऑफ टर्न्स है उनके लिए देखो अगर चाहिए तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी, बोलो हाँ कि ना, यस सर NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी, बात तो बिल्कुल सटीक है सर, ठीक है। अब अगर तेरे को EMF मैक्सिमम चाहिए, अगर तेरे को ये चाहिए कि टू हैव मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ, अगर आपकी इच्छा ये है कि मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ होना चाहिए तो देयरफॉर एक बात आप समझिए कि साइन ओमेगा टी की वैल्यू को मैक्सिमाइज कर दो, मतलब +1 कर दो। और ये कब होता है सर, ये होता है जब साइन 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा तो ईएमएफ जो है वो हो जाएगा मैक्सिमम, और उसके बाद ईएमएफ अगर मैक्सिमम हो गया तो वो कितना होगा, साइन ओमेगा टी तो 1 हो चुका है ना, तो NAB ओमेगा क्या हो जाएगा सर, NAB ओमेगा हो जाएगा। अगर पीक करंट चाहिए तो पीक करंट कैसे निकलता है, पीक वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस से, ठीक है, NAB ओमेगा अपॉन R से, ठीक है। क्या आप लोग को ये वाला फंडा समझ में आ रहा है? तो भाई जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर कहानी में आपको आगे लेकर के चलते हैं। चलो भाई ठीक है, पक्का कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर, पूरा फंडा क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब ना एक बार, अच्छा यहाँ देख लो एक दफ़ा, तो यहाँ पे लिखा है NAB ओमेगा और उसके बाद इसको फिर अपन ने लिख दिया है ये E0 साइन ओमेगा टी के हिसाब से। देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है ना एक्सप्रेस करने की चीज़ों को, वो ऐसी होती है, ऐसी होती है मतलब क्या होती है सर, यहाँ पे आता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, यहाँ पे क्या आएगी तुम्हारे पास में, इंस्टेंटेनियस वैल्यू आएगी। सो दिस इज गोइंग टू बी द इंस्टेंटेनियस EMF, ठीक है। उसके बाद फिर तेरे पास में क्या आएगी, पीक वैल्यू, ठीक है, पीक वैल्यू मतलब एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू, पीक EMF, ठीक है। उसके बाद तेरे पास में क्या आएगा, साइन या कॉस का फंक्शन, ठीक है, तो ये आता है साइन्यूसोइडल फंक्शन,
यहां पे आएगा तुम्हारे पास में क्या, साइन्यूसोइडल फंक्शन। क्या आएगा तुम्हारे पास में, साइन्यूसोइडल फंक्शन। ठीक है, क्या आप लोग को ये वाली बात समझ में आ गई? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गई। तो यहाँ पे E इज इक्वल्स टू ई नॉड, उसके बाद साइन ओमेगा टी का जैसा फंक्शन होता है वैसा होता है। तो ये वाला फंडा पूरा क्लियर है सर, पूरा फंडा क्लियर है। ठीक है, चलिए ओके डन। अब उसी के हिसाब से अगर करंट निकालना होगा आपको तो बेसिक ओम्स लॉ, I इज इक्वल्स टू क्या होता है, V ओवर R होता है। और V अपने पास में क्या हो चुका है, EMF कितना है, E नॉट साइन ओमेगा टी। और ये रहेगा अपने पास में इवेंचुअली फिर फॉर्मूला। अब I नॉट का मतलब क्या, देखो E नॉट का मतलब क्या होता है, पीक EMF, तो I नॉट का मतलब क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट या फिर पीक करंट। ठीक है, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं? हो गया इसका स्क्रीनशॉट? यस सर हो गया। ठीक है, चलिए और बस इसी के साथ खत्म होता है इसका वन शॉट रिवीजन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समाप्त कर दिया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा, टॉपिक्स मिस नहीं करे गए हैं, सारे के सारे जो टॉपिक्स थे वो सब कवर अप करवा दिए गए हैं, जितने पॉसिबल डेरिवेशंस हो सकते थे वो भी आपके सामने करके दिखा दिए इस ड्यू टाइम के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कोई परेशानी नहीं बची है। रिविजन का एक बहुत ही शानदार वीडियो हमारे हाथ लग चुका है। ठीक है, अगर लगा कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो बनता यह है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में, सबको बता दो कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, बड़ी प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहती है, हम लोग चेक करते रहते हैं कमेंट्स को, और अगर आपका फीडबैक जेन्युइन लगता है तो उस पर बिल्कुल काम किया जाएगा, दैट्स अ गारंटीड थिंग। अब इसी के साथ खत्म करते हैं इस पूरे वीडियो को, मुलाकात होगी आपसे इसके अगले लेक्चर्स के अंदर। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।